हाय एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट 2 है। जावास्क्रिप्ट बेसिक पार्ट 1 की वीडियो आप उस चैनल पर देख सकते हैं। ये उसी का पार्ट 2 है जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट की मज़ीद कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, उस वीडियो में वो आप उसकी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसके अंदर हमने बेसिक जावास्क्रिप्ट को कवर किया था और एक दो जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स भी देखे थे जिसके थ्रू हम एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और इवेंट्स देखेंगे, उसके कुछ रियल एग्जांपल्स देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको हम फर्दर कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आगे आगे बढ़ने से पहले जिन जो लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल पे, प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दूसरों के साथ। और इस तरह की वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो फिर आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, तो वो भी हम बना देंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या कवर करना होगा। तो जावास्क्रिप्ट की बेसिक हमने कवर कर ली थी। आज हम जावास्क्रिप्ट के कुछ मज़ीद इवेंट्स देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में और कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट पे कुछ इवेंट्स देखेंगे। उनमें हम पर्टिकुलरली अगर देखें तो हमने ऑन क्लिक इवेंट को देखा था कि ऑन क्लिक इवेंट कैसे यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास कुछ और इवेंट्स हैं, हम उनको सर्च करेंगे और कौन कौन से हैं। ऑन डबल क्लिक होता है, ठीक है, जो कि बटन के लिए साथ यूज़ होता है। ऑन चेंज होता है, जब वो कुछ कंट्रोल के साथ यूज़ होता है, जहाँ पर भी उसकी वैल्यू चेंज होगी तो कॉल हो जाएगा। ऑन लोड होता है जो कि बॉडी के साथ यूज़ होता है, जैसे भी आपकी बॉडी लोड हो। ऑन सबमिट होता है जो कि फॉर्म के साथ यूज़ होता है, कि जब भी आप फॉर्म को सबमिट करें तो ये यूज़ हो। ठीक है। और ऑन ब्लर होता है। ऑन ब्लर आपका यूज़ होता है कि जब जैसे ही आपकी किसी भी कंट्रोल से फोकस जैसे आउट होता है तो उस वक्त यूज़ होते हैं। इनके एग्जांपल्स मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि ये कहाँ पर यूज़ होते हैं। और फिर उसके बाद हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को भी देखेंगे। उसके अंदर हम जो उसकी डॉक्यूमेंट में से हम किसी भी एलिमेंट की वैल्यू गेट कर रहे थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू, तो इसी तरह आपके पास डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट भी होता है। जैसे डॉक्यूमेंट आपके पास ऑब्जेक्ट है ना, तो उस डॉक्यूमेंट का एक मेथड है आपके पास गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, जहाँ से आप आईडी के थ्रू किसी भी एलिमेंट को गेट करते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास एक और है जिसको बोलते हैं क्रिएट एलिमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट मीन्स आप एलिमेंट जो है वो क्रिएट भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। मतलब रन टाइम पे आप एलिमेंट कैसे क्रिएट करें, तो उसको भी देखेंगे अगर टाइम मिला तो, वरना फिर नेक्स्ट पार्ट में आप उसको देख सकते हैं। तो चलें चल के देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम फोल्डर बना लेते हैं जहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट अपना काम करेंगे। ठीक है, तो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ जेएस के नाम से। जेएस के नाम से ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है यहाँ पर फोल्डर। तो उसी के अंदर हम यहाँ पर कुछ करते हैं जैसे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बल्कि इसी को ही मैं वीएस कोड में खोल रहा हूँ। और यहाँ पर मैं न्यू फाइल बनाता हूँ आज की पार्ट की, तो हम इसको बोलते हैं part2.html। और इसके लिए जावास्क्रिप्ट की भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी मैं part2.js के नाम से फोल्डर बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये part2.html की फाइल है जिसको हम यूज़ करेंगे अभी तक। और ये इसकी बेसिक HTML आ गई और आप जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर एम्बेड कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल में यहाँ पर लगा रहा हूँ स्क्रिप्ट src। और जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो है part2.js। ठीक है, अच्छा, अब स्क्रिप्ट जो है वो कई दफ़ा हम हेड में यूज़ करते हैं, कई दफ़ा हमें बॉडी में यूज़ करनी पड़ती है। तो उसका भी मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि क्यों स्क्रिप्ट को हम हेड में यूज़ करते हैं और क्यों बॉडी में यूज़ करते हैं। अच्छा, HTML आपकी इंटरप्रेटर लैंग्वेज है ना, तो लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम रन होती है। तो ये फर्स्ट टाइम ये ऐसे इस तरीके से रन होती है। तो जावास्क्रिप्ट आपने ऊपर लिखी हुई है तो जावास्क्रिप्ट पहले रन होगी और उसके बाद आपकी HTML रन होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू part 2। ठीक है, और उसको हम फिर लाइव सर्वर करेंगे तो ये आपका कोड इस तरीके से रन होगा। सिंपली आपको HTML का कोड दिखाएगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी हमने कुछ किया नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं इसको लिख देता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू ये मैसेज प्रिंट कर दे कि दिस इज फ्रॉम जेएस कोड। ठीक है, तो ये आपके पास कोड आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट का कोड वेलकम वाले मैसेज से पहले आ रहा है क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपने पहले रखी हुई है। ठीक है, तो इट मीन्स कि जावास्क्रिप्ट आपकी पहले लोड हो रही है। अगर आप इस जावास्क्रिप्ट को उठा के नीचे रख दें, वेलकम के बाद रख दें, तो ये कोड जो है वो नीचे आ जाएगा। इट मीन्स कि जावास्क्रिप्ट आपकी बाद में रन हो रही है। ठीक है, लेकिन दोनों में से सही तरीका कौन सा है कि इसको हम कहाँ पर रन करें। सही है, तो उसमें ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई मैन्युअली कुछ काम करना है या कोई HTML के साथ आप इंटरेक्शन नहीं कर रहे, तो फिर तो आप जावास्क्रिप्ट को भले पहले लोड करा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर आपने इंटरेक्शन कोई की हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक इनपुट की फील्ड बनाता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और उसको मैं आईडी दे देता हूँ, ID इज इक्वल टू T1। और ये आपके पास इनपुट की एक टेक्स्ट आ जाएगी, फील्ड आ जाएगी। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि इनपुट की टेक्स्ट फील्ड को अंदर जो भी वैल्यू है उसको गेट करे। ठीक है,
या फिर ज़रूरी नहीं है टेक्स्ट फील्ड को, किसी भी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये H1 है तो H1 की वैल्यू भी गेट कर सकते हैं, तो H1 को कोई आईडी में देता हूँ, आईडी में देता हूँ इसको H1। अब इस H1 की वैल्यू में गेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना उसको मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट करना चाह रहा हूँ। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको पता है कि हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी उसको मैंने दी है H1, और H1 की वैल्यू नहीं होती, उसका इनर एचटीएमएल होता है, या इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। आप पहले देख लें कि वैल्यू आ रही है या नहीं, और उसके बाद फिर उसको प्रिंट करना है या जो भी करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रही है इसको मैं वेरिएबल में रख लेता हूँ कि एक वेरिएबल में ये सेव हो जाए, और अब इस वेरिएबल को मैं कंसोल करके प्रिंट कर देता हूँ देखने के लिए कि वैल्यू आ रही है या नहीं, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, इधर आके आप इसको रिफ्रेश, तो ये ऑटो सर्वर पे चल रहा है, लाइव सर्वर पे चल रहा है, तो रिफ्रेश खुद ही हो जाएगा। आप इसको इंस्पेक्ट करके कंसोल में आएंगे तो ये आपको एरर दे रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, आप जो मतलब रीड कर रहे हैं प्रॉपर्टी, नल की प्रॉपर्टी ये गेट नहीं कर सकता, किसी भी मतलब नल की प्रॉपर्टी ही नहीं है नल एचटीएमएल, ठीक है। और लाइन नंबर पार्ट डॉट जेएस पे लाइन नंबर 1 पे चले जाके देखते हैं, तो ये लाइन नंबर 1 पे ये कह रहा है कि आप जो इनर एचटीएमएल गेट कर रहे हैं वो इसको मतलब यहाँ पर ये जो आप ये बेसिकली क्या है, ये हम डॉक्यूमेंट के अंदर एक ऑब्जेक्ट गेट करें ना हेडिंग का, तो ये कह रहा है कि हेडिंग उसको मिल नहीं रही, इसको ये नल समझ रहा है, इसकी जगह पे इसको नल मिल रहा है, ठीक है। और नल की इनर एचटीएमएल होती नहीं है, तो ये कह रहा है कि आपने ये जो गेट किया है ये इसको मिल नहीं रहा, इसका मतलब है कि ये जो आपने लिखा है ये आपको इसको मिल नहीं रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ये कंसोल है, यहाँ पर भी आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो अगर मैं यही कोड यहाँ पर लिखूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी उसकी हमने रखी है H1, और इस तरह से अगर लिखूँ तो देखिए अब यहाँ पर ये H1 को गेट कर रहा है, डॉट इनर एचटीएमएल दूंगा तो इनर एचटीएमएल को भी गेट करेगा, देखिए उसकी इनर एचटीएमएल भी गेट कर रहा है, तो यहाँ पर गेट कर रहा है रन टाइम पे, लेकिन हम जब उसको कोड के थ्रू चला रहे हैं तो कोड के थ्रू कह रहा है कि नहीं मिल रहा। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि ये लाइन बाय लाइन रन होता है ना, तो ये लाइन बाय लाइन रन होगा, यहाँ पर आपने जावास्क्रिप्ट को प्रिंट किया हुआ है तो जब से पहले जावास्क्रिप्ट प्रिंट होगी। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई फंक्शन नहीं है, इसका कोड डायरेक्ट आपका चल रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट जब ये कोड चलेगा, इसमें आप बोल रहे हैं इसको कि डॉक्यूमेंट के अंदर एक H1 को गेट करो, जबकि H1 अभी तक बना ही नहीं है, अभी आपका कंट्रोल इधर खड़ा हुआ है, इससे नीचे जाएगा तो तब जाके H1 को बनाएगा ना। तो अभी H1 आपका बना ही नहीं है, तो उससे पहले आप उसको बोल रहे हैं कि H1 को गेट करो, तो H1 मिलेगा ही नहीं उसको, ठीक है। तो इस सूरत में जब आप HTML के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो उसमें हम चाहते हैं कि पहले HTML भले लोड हो जाए उसके बाद मेरा ये कोड चले। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जो स्क्रिप्ट होती है उसको हम हेड में नहीं रखते, बल्कि जहाँ पर बॉडी आपकी एंड हो रही होती है वहाँ पर रखते हैं, ताकि पहले हमारी सारी बॉडी बन जाए और एंड में हमारा कोड चले। अब अगर हम इसको चलाएंगे तो आप देखिए कोई एरर नहीं आया, ठीक है, कोई एरर नहीं आया, और हमने इसको कंसोल के अंदर प्रिंट नहीं किया हुआ, प्रिंट कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर ए को प्रिंट करो, तो अब अगर आप देखेंगे तो कंसोल के अंदर इसी H1 की जो वैल्यू है वो आपको नजर आ जाएगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ वेलकम टू पार्ट 2, तो ये उसी हेडिंग के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको गेट करके यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। इवन आप HTML से इसकी हेडिंग चेंज भी कर दें, यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ कि जावा स्क्रिप्ट पार्ट 2 वीडियो, तो ये देखिए वही जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सूरत में हम जो स्क्रिप्ट होती है उसको हम बाद में कॉल करते हैं, जहाँ पर आपकी उसके साथ इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा ना हो, HTML के किसी एलिमेंट के साथ इंटरेक्शन ना हो, तो फिर हम उसको ऊपर रखते हैं ताकि वो भले पहले लोड हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपकी रिक्वायरमेंट भी, अगर आप चाहते हैं कि HTML पहले लोड हो तो HTML को पहले रखें, जावास्क्रिप्ट को बाद में रखें। अगर आप चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट पहले लोड हो तो जावास्क्रिप्ट को पहले रखें, HTML को बाद में रखें, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आता कोई चीज़, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं वापस कुछ इवेंट्स की तरफ। तो इवेंट्स के लिए मैं कुछ इवेंट्स, एक तो हमने ऑन क्लिक इवेंट देखा था कि यहाँ पर अगर मैं इनपुट टाइप बटन बनाऊँ, इनपुट टाइप बटन, और उस बटन की कुछ वैल्यू होती है क्लिक, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। तो इसकी ऑन क्लिक पे मैं जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि इनपुट टाइप बटन है तो इस पर क्लिक करने से कुछ भी नहीं होता ना, तो इस पर आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू फंक्शनलिटी लगा सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं हम, ये टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं अलर्ट कर देता हूँ जस्ट ये पढ़ें। अब इस फंक्शन को मैं इस बटन पे कॉल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास ऑन क्लिक का इवेंट है, ऑन क्लिक, और यहाँ पर आप इस बटन का फंक्शन का नाम दे दें जो कि है टेस्ट, और इसको आप चलाएं तो इस पर क्लिक करने से आपके पास अलर्ट आएगा, ठीक है। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। अब हम कुछ और इवेंट्स को देखते हैं। एक तो ऑन डबल क्लिक भी है, वो भी मेरे ख्याल में हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो हम दूसरी कुछ इवेंट्स की तरफ आते हैं। तो दूसरा इवेंट्स हमने यहाँ पर लिख के रखे थे कि हम कौन कौन सा करेंगे। तो सबसे उसके बाद डबल क्लिक है वो हो गया, उसके बाद ऑन चेंज होता है, ठीक है। ऑन चेंज
इनपुट टाइप पे भी यूज़ कर सकते हैं, बाकियों पे भी चेंज कर सकते हैं। बेसिकली वो आपका कॉल होता है जब आप किसी भी एलिमेंट की वीडियो उसकी जब वैल्यू चेंज होती है उस वक्त कॉल होता है, ठीक है। तो अभी तो इस टेक्स्ट फील्ड की कोई वैल्यू नहीं है ना, टेक्स्ट फील्ड ये जो आपकी टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पर कोई टेक्स्ट फील्ड है ही नहीं, सॉरी। चलें यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसको आईडी दे देते हैं T1, ठीक है। तो ये आपकी एक टेक्स्ट फील्ड है, इसकी वैल्यू फिलहाल कुछ भी नहीं है। जैसे यूज़र लिखेगा इसके अंदर कोई वैल्यू, तो ये इसकी वैल्यू है ना, समझ लें कि यहाँ पर यूज़र ने जो भी वैल्यू लिखी है तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। पहले वैल्यू नल थी, अब यूज़र इसको लिख रहा है तो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो आप इस पर ऑन चेंज पे अगर आप कोई फंक्शन कॉल करेंगे ऑन चेंज, तो ये तब कॉल होगा जब भी इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो चलें करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक अलर्ट कर देता हूँ सिंपली, और इस अलर्ट के अंदर हम 1 2 3 या इस तरह से कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही इसके अंदर फिलहाल कोई भी वैल्यू नहीं है, जैसे ही मैं इसके अंदर कोई वैल्यू लिखूंगा तो ये फंक्शन जो है वो आपका कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो असल में बेसिकली होता क्या है कि जब आप इसके अंदर टेक्स्ट फील्ड के अंदर कोई भी वैल्यू लिखते हैं और उसके बाहर जैसे ही फोकस आउट करेंगे तो वो फंक्शन आपका उसको कॉल कर रहा है, मतलब वो समझ रहा है कि इसकी वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है। तो मतलब जैसे ही आप लिख रहे हैं उस वक्त नहीं होता, जैसे आप इसके अंदर कुछ भी लिख के और बाहर कॉल करेंगे तो उस वक्त आपका ये कॉल हो रहा है। तो मतलब जब भी उसकी वैल्यू चेंज होगी उस वक्त ये कॉल होगा, ठीक है। तो ये ऑन चेंज ये ज़्यादातर यूज़ होता है आपका उस पर जो सेलेक्ट बॉक्स होता है ना, या रेडियो बटन या इस तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर मैं हम इस तरह से बनाते हैं कि यहाँ पर मैं रेडियो बटन बनाता हूँ। इसका एक एग्जांपल करते हैं ना जहाँ से आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर मैं एक रेडियो बटन बनाता हूँ, इनपुट टाइप रेडियो के लिए, रेडियो बटन के लिए हम रेडियो लिखते हैं ना, रेडियो, और उसको आईडी दे देते हैं हम 1 या R1, ठीक है। और इसको हम नाम भी दे देते हैं R1, और इस पे पहले कॉल करके चेक करते हैं कि और कॉल हो रहा है या नहीं। तो ऑन चेंज पे मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा, फंक्शन का नाम हम रखते हैं फॉर एग्जांपल चेंज टेक्स्ट, ठीक है, चेंज टेक्स्ट, सही है। तो ये फंक्शन इस पर कॉल होगा। ये फंक्शन अभी हमने बनाया नहीं है, इस फंक्शन को जाके बनाते हैं। फंक्शन का नाम है चेंज टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन चेंज टेक्स्ट। इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, जस्ट मैं यहाँ पर नीचे कुछ एलिमेंट भी बनाता हूँ, उसकी टेक्स्ट चेंज करते हैं। तो नीचे यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाते हैं, उसकी आईडी है P1, और उस पर थोड़ी सी CSS अप्लाई कर देते हैं ताकि पैराग्राफ नज़र आए। मैं बॉर्डर वगैरह दे देता हूँ। तो पैराग्राफ, और सॉरी CSS के लिए आपको पता है कि हम स्टाइल लगाते हैं, स्टाइल पैराग्राफ, और इस पर बॉर्डर दे दो, बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक, और पेडिंग दे दो थोड़ी सी, पेडिंग 5px, ठीक है। तो ये नीचे पैराग्राफ आ गया। मैं चाह रहा हूँ जब इस पर क्लिक करूँ तो उसका पैराग्राफ का टेक्स्ट चेंज होना चाहिए, सही है। सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन कॉल होता है नहीं, तो इधर पहले अलर्ट करके देखते हैं कॉलिंग, और ये हमने कॉल किया है ऑन चेंज के ऊपर, ठीक है, रेडियो बटन के ऑन चेंज पे। तो रेडियो बटन की वैल्यू कब चेंज होती है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। वैल्यू उसकी पहले कुछ और थी, अब जैसे आपने उस पर क्लिक किया तो देखें उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये फंक्शन आपका कॉल हो रहा है। अभी इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वैल्यू चेंज हो रही है, तो फंक्शन आपका कॉल हो रहा है, सही है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि जब इस पर क्लिक करें तो पैराग्राफ के अंदर कुछ टेक्स्ट आ जाए। तो सबसे पहले आपको पता है पैराग्राफ का हमें ऑब्जेक्ट गेट करना पड़ेगा। तो मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, वेरिएबल p इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसको मैंने आईडी दी हुई है आई थिंक P1, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा p डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल्स टू you have selected R1, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं, और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे टेक्स्ट उसका आ रहा है, यू हैव सेलेक्टेड R1। इसी तरह से जब आप उसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करके इस पर क्लिक करूंगा तो नीचे उसका टेक्स्ट आ रहा है, यू हैव सेलेक्टेड R1। इसी तरह से मतलब अगर मैं रेडियो बटन मेरे पास दूसरा भी हो एक, ठीक है, और उसकी आईडी सेम कर, आईडी चेंज कर देते हैं R2, और ऑन चेंज सेम फंक्शन कॉल करते हैं और उसकी जगह पे यहाँ पर R2 लिखता हूँ, ठीक है। तो इस पर क्लिक करें। अब दोनों पे फंक्शन क्योंकि एक ही कॉल हो रहा है तो वो सेम मैसेज आ रहा है ना, तो एक ही फंक्शन के अंदर सेम मैसेज यहाँ पर आ रहा है, उसको हम चलें चेंज करते हैं। अच्छा, पहले तो हमारे पास ये भी मसला है कि ये रेडियो बटन दोनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो, तो उसके लिए आपको पता है कि इसका नाम दोनों का हमें सेम रखना होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे नेम इज इक्वल्स टू, दोनों का नाम सेम रखते हैं, तो मैं दोनों का नाम R1 रख देता हूँ। अब दोनों का नाम अगर सेम है तो फिर क्या होगा कि दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा, दोनों सेलेक्ट नहीं होंगे एट टाइम, ठीक है। और फंक्शन आपका दोनों पे ही कॉल हो रहा है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि जब उस बटन पे क्लिक करें तो मतलब यहाँ पर मुझे ये मैंने मतलब स्टेटिकली R1 लिखा हुआ है ना, तो मतलब वहाँ से कोई वैल्यू आ जाए, क्योंकि फंक्शन दोनों पे एक ही कॉल हो रहा है, सही है। तो
दोनों पे एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है, तो फंक्शन के अंदर आप यहाँ से वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन को कॉल करते वक्त आप यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, पैरामीटर सेट कर देता हूँ, जैसे R1। सही है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं R1, कुछ भी रख दें। R1 या R रखता हूँ मैं इसका नाम। ठीक है, अब इस R की वैल्यू आप सोचेंगे कहाँ से आएगी, इसकी वैल्यू आएगी जब पर आप फंक्शन को कॉल करें। ठीक है, यहाँ पर आप न्यूमेरिक में देंगे तो न्यूमेरिक में आएगी, स्ट्रिंग में दे देंगे तो स्ट्रिंग में आएगी। तो इसमें यहाँ पर 1 दे रहा हूँ और इसमें मैं 2 दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम, ये R की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, यू हैव सेलेक्टेड R1। इस 1 की जगह पे मैं यहाँ पर R को लिख देता हूँ। तो आपको पता है प्लस लिख के हम R1 लगाते हैं, मतलब वेरिएबल का नाम लिखते हैं। अब हम इसको अगर रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो देखें ये आ रहा है यू हैव सेलेक्टेड R1, और इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ रहा है R2। ठीक है, तो अब जितने मर्जी मेरे पास हों तो वो आपका एक ही फंक्शन आपका उस पर काम करेगा। आप फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 4 रेडियो बटन्स हैं या 6 बना देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम, ये R3 है, ये आपका R4 है, ये आपका R5 है, ये आपका R6 है। तो इसकी हम वैल्यू यहाँ से पास कर देंगे 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो उसका मैसेज उधर आ जाएगा, यू सेलेक्टेड R3, यू सेलेक्टेड R4, यू सेलेक्टेड R5, यू सेलेक्टेड R6। फंक्शन एक ही है लेकिन ये आपका इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऑन चेंज इवेंट इस तरह से काम कर रहा है, मतलब जब भी उसकी वैल्यू चेंज होगी तो ये फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। और फंक्शन के अंदर जस्ट हम एक टेक्स्ट देके मैसेज प्रिंट कर रहे हैं और उसके साथ ये वैल्यू जो है वो वहाँ से आ रही है, ताकि हमें पता चले कि ये फंक्शन कौन से टेक्स्ट फील्ड पे या कौन से रेडियो बटन पे कॉल हो रहा है। ठीक है, यहाँ से कुछ भी वैल्यू, मल्टीपल वैल्यूज भी आप लेकर आ सकते हैं। अगर आप मल्टीपल पैरामीटर सेट करेंगे, जैसे मुझे दूसरी भी कोई वैल्यू चाहिए तो मैं दूसरा पैरामीटर सेट करूँगा। ये वेरिएबल है, समझ लें RS, ये वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी। जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो यहाँ से आप कामा देके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। तो ये ऑन चेंज आपका इस तरह से काम करता है। अच्छा, ऑन चेंज का एक और एग्जांपल भी करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर मैं सिलेक्ट बॉक्स एक बनाता हूँ, डिव डिव के अंदर एक सिलेक्ट बनाते हैं, सिलेक्ट, और जैसे कंट्रीज़ का होता है हमारे पास सिलेक्ट, और इसके अंदर कुछ ऑप्शन रख देते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट कंट्री, सॉरी ऑप्शन सेलेक्ट पाकिस्तान। ठीक है, इस तरह से 2-3 ऑप्शन में इसके अंदर बना देता हूँ, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना एंड समथिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडिया, इसको बोलते हैं चाइना। 3 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, और ऑप्शंस की आपको पता है वैल्यू भी कोई दे देते हैं, तो वैल्यू आपकी मर्जी, आप 1 2 3 दें या पाकिस्तान सेम वैल्यू जो भी है वही दे दें, तो आप दे सकते हैं पाकिस्तान, इंडिया, चाइना। ठीक है, इसके भी आप ऑन चेंज पे ये फंक्शन कॉल कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन। तो इस पर भी मैं ऑन चेंज पे एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ कि ऑन चेंज, जब भी हम ऑन चेंज करें तो फंक्शन कॉल होना चाहिए। फंक्शन का नाम मैं रख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल गेट कंट्री। ठीक है, अब ये फंक्शन बना हुआ नहीं है तो चलिए बनाते हैं जाके, फंक्शन गेट कंट्री, मेक श्योर के नेम वगैरह सही हो। ठीक है, इसको आप अलर्ट करके देखें कि पहले कॉल हो रहा है या नहीं। कॉलिंग, और इस पर क्लिक करें, यहाँ से मैं इसको चेंज करूँगा तो फंक्शन आपका कॉल हो रहा है। ठीक है, जैसे आप कोई कंट्री चेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू जैसे चेंज होती है आपका फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, तो फंक्शन कॉल हो गया। अब फंक्शन के अंदर मतलब आपकी मर्जी है कि आप जो भी करना चाहें। अगर आप इसी की वैल्यू, मतलब इसी सेलेक्ट बॉक्स की वैल्यू गेट करना चाहें तो उसके लिए फिर आपको उसको आईडी देनी होगी, फिर डॉक्यूमेंट और डेट एलिमेंट बाय आईडी करके इसकी आईडी गेट कर सकते हैं। एक तरीका ये है, तो चलें करते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर उसी पैराग्राफ के अंदर, अगर मैं चाह रहा हूँ कि पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट कर दे, तो अब देखें वेरिएबल का स्कोप होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर ना। अब ये वेरिएबल जो p है जिसके अंदर जावा पैराग्राफ का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो ये इस फंक्शन के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं फंक्शन के बाहर यहाँ पर गेट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप चाहते हैं, मतलब दूसरे फंक्शन में गेट नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि इसको दूसरे फंक्शन में भी गेट किया जाए तो फिर इसको आप बाहर डिक्लेयर कर लें, वेयर p, और इसको आप बाहर डिक्लेयर कर लें तो अब इसकी वैल्यू आपके पास ग्लोबल हो जाएगी और इसको आप दूसरे फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अलर्ट करके चेक कर लूँ कि इसकी वैल्यू आ रही है या नहीं मेरे पास दूसरे फंक्शन में, तो देखते हैं। ठीक है, तो नहीं आ रही। सही है, क्योंकि वो फंक्शन जब तक कॉल नहीं होगा तब तक मेरे ख्याल उसको वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये कह रहा है गेट कंट्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अनडिफाइंड आ रहा है पैराग्राफ, क्योंकि वो जब इस फंक्शन से कॉल होने के बाद उसको वैल्यू मिल रही है तो अब इसको पैराग्राफ का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, या चाहें तो आप इस पूरी लाइन को ही भले ऊपर रख दें, मतलब जहाँ पर आप पैराग्राफ का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, या फंक्शन से बाहर बना दें इस तरीके से। तो अब क्या होगा कि उसका फंक्शन से बाहर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो फंक्शन वो कॉल हो या ना हो, इसको पैराग्राफ की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप पी को करके देखें
तो पी की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो देखें पैराग्राफ की वैल्यू उसको मिल रही है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये ऑन सेलेक्ट पे आपका फंक्शन कॉल हो रहा है ना, जैसे ही आप किसी कंट्री को सिलेक्ट करते हैं तो वो आ रहा है। ठीक है, अब मुझे इस मतलब यूज़र ने जो भी कंट्री सेलेक्ट किया है वो मुझे जावास्क्रिप्ट में चाहिए ताकि मैं प्रिंट कर सकूँ। तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि इसको मतलब आईडी दे दें कोई भी। इसको मैं आईडी दे रहा हूँ S1, और फिर आप इस तरीके से गेट करें। एक तरीका ये है, फिर आप इसको इस तरीके से गेट करें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसकी आईडी है S1 और डॉट वैल्यू लिखेंगे, तो उसकी जो भी वैल्यू यूज़र ने सेलेक्ट की होगी वो आपके पास आ जाएगी। इवन आप अलर्ट करके देख लें पहले, इसको वेरिएबल में रख लेते हैं, वेरिएबल सी मीन्स कंट्री, मतलब जो भी वैल्यू आ रही है वो सी के अंदर सेव हो जाए, और फिर अलर्ट के अंदर हम उसको देख लें। इसको रिफ्रेश करते हैं, और जैसे मैंने यहाँ से चेंज किया इंडिया, देखिए इंडिया आ रहा है। इसको मैंने चेंज किया चाइना, तो वो चाइना आ रहा है, तो आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर मैं पैराग्राफ में प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर से जस्ट लिखूंगा पी डॉट इनर एचटीएमएल, क्योंकि उस पी का ऊपर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि सी इस पैराग्राफ के अंदर सेव हो जाए। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश किया तो जो भी कंट्री में सेलेक्ट करूँगा नीचे पैराग्राफ में वही आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, दूसरा ये मतलब एक तरीका ये था कि आप इसकी वैल्यू गेट करें। ठीक है, इससे भी आसान तरीका ये है कि मतलब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको आईडी देने की जरूरत भी नहीं है। आप इसमें ये कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, इस फंक्शन का आप पैरामीटर सेट कर दें। इसमें मतलब कोई मतलब उसको बोलें कि इसके अंदर कोई वैल्यू भी आएगी, तो आप वेरिएबल यहाँ पर लगा दें कंट्री। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो वैल्यू है कंट्री की वैल्यू इसके अंदर आएगी। आप इसको अलर्ट करके देख लें कि कंट्री की वैल्यू कहाँ से आती है, कंट्री। ठीक है, तो ये मतलब मैंने पैरामीटर सेट किया है कि इस फंक्शन को कॉल करते वक्त जो भी हम वैल्यू देंगे वो इस कंट्री वेरिएबल में आएगी। तो फंक्शन कहाँ पर कॉल हो रहा है, इधर, तो इधर मैं जो भी वैल्यू दूंगा वो उस कंट्री वेरिएबल में आ जाएगी। ठीक है, चलें पहले देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू दी, तो ये देखें वैल्यू आ रही है। ठीक है, मतलब उसको कॉलिंग करते वक्त मैंने जो भी वैल्यू दी है वो आ रही है। तो यहाँ पर मैं स्टैटिक वैल्यू दूँ, या फिर अगर मैं चाहता हूँ कि जिस एलिमेंट पे ये कॉल हो रहा है उसकी वैल्यू जानी चाहिए, तो उसके लिए फिर मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा दिस डॉट वैल्यू, मतलब जो भी ये एलिमेंट है, मतलब सेलेक्ट एलिमेंट, इसकी वैल्यू जानी चाहिए। जब भी फंक्शन कॉल हो तो इसके अंदर इसकी वैल्यू जानी चाहिए। अब देखें जो भी मैं सेलेक्ट करूंगा उसकी वैल्यू आएगी। तो सेलेक्ट बॉक्स की वैल्यू आपको फंक्शन के अंदर मिल रही है। फिर आप उसको जैसे हमने प्रिंट किया था आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने प्रिंट कैसे किया था कि पी डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू कंट्री। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से चला सकते हैं। ठीक है, ये देखें वैल्यू पैराग्राफ के अंदर वो सिलेक्ट करके मतलब आ रहा है। मैं यहाँ से जो भी सिलेक्ट कर रहा हूँ नीचे वही आ रहा है। ठीक है, तो ये तो मैंने एज इट इज जैसे वैल्यू आ रही थी उसी तरह से प्रिंट कर दी। अगर मैं इस पर कोई कंडीशन लगाना चाहूँ तो वो भी लगा सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि मतलब अगर कंट्री उसने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है तो पाकिस्तान का कुछ और मैसेज आना चाहिए। अगर उसने कंट्री कोई मतलब ऐसे होता है ना कई दफ़ा कि आपके पास फॉर्म होता है, फिर आपके पास कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिनको आप मतलब एंटरटेन नहीं करना चाहते। ठीक है, कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिनको आप एंटरटेन नहीं करना चाहते। ठीक है, तो फिर आप उस पर मैसेज देना चाहते हैं कि इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया आई एम सॉरी टू वी कैन नॉट प्रोसीड दिस रिक्वेस्ट, इस तरह से, तो वो भी लगा सकते हैं। तो वो आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब कंट्री आपके पास आ गया, अब आप यहाँ पर कंडीशन लगा दें इफ़ जो यूज़र ने कंट्री वहाँ से सिलेक्ट किया है अगर वो इंडिया के बराबर है। ठीक है, अगर वो इंडिया है तो पी डॉट इनर एच टी एम एल में पी डॉट इनर एच टी एम एल क्या है आपको पता है कि पैराग्राफ का ऑब्जेक्ट है। पैराग्राफ के अंदर लिख दे कि सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, और इसमें आप एल्स भी लगा सकते हैं कि एल्स अगर कुछ और आए पी डॉट इनर एचटीएमएल में आ जाए यू आर पेपर प्रोसीड। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी कंट्री को हम नहीं कर रहे, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ किसी वैल्यू के हिसाब से ना। तो यहाँ से जैसे मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा तो आ रहा है सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। और यहाँ से अगर मैं चाइना सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यू आर ओके टू प्रोसीड। इसी तरह से अगर मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा तो यू आर ओके टू प्रोसीड। अगर मुझे पाकिस्तान पे कंडीशन लगाना हो तो वो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ पाकिस्तान। तो यहाँ से जैसे मैं इंडिया पे सिलेक्ट करूँगा तो यह आ जाएगा यू आर ओके टू प्रोसीड। चाइना पे क्लिक करूँगा यू आर ओके टू प्रोसीड। पाकिस्तान पे क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा है। इसी तरह से मतलब ये मैंने मैसेज प्रिंट किया है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना। वहाँ से सबमिट का जो बटन है उसको हाइड कर दें, सबमिट का जो बटन है उसको शो कर दें, सबमिट का जो बटन है उसको डिसेबल कर दें। तो चलें ये करके देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर ये जो पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ के बाद यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर या सबमिट का एक बटन है। इनपुट टाइप बटन करते हैं और इसकी वैल्यू है रजिस्टर। ठीक है, ये बटन आपके पास शो हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर वो मतलब एलिजिबल नहीं है तो ये बटन शो ही ना, या फिर
डिसेबल हो जाए बटन। तो अगर पाकिस्तान की वैल्यू है तो बटन जो है वो डिसेबल होना चाहिए। जैसे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आ रहा है ना, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। तो सिमिलरली बटन को भी डिसेबल कर दे तो हम कर सकते हैं। तो बटन का ऑब्जेक्ट मुझे गेट करना होगा, तो इस बटन को हम आईडी दे देते हैं B1, और फिर इसका ऑब्जेक्ट मुझे इस फंक्शन के अंदर चाहिए होगा, तो गेट कर लेते हैं हम वेरिएबल B1 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इट इज B1। तो ये इसका जस्ट मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे डिसेबल करने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर B1 डॉट डिसेबल इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। और अगर मतलब कोई और कंट्री सेलेक्ट करता है तो वापस से इनेबल हो जाए, तो डिसेबल्ड इज इक्वल्स टू फॉल्स भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं ये होता है या नहीं। ये फर्स्ट टाइम मैंने चलाया तो बटन डिसेबल नहीं है, इस पर क्लिक हो रहा है। और अगर मैं इस पर मतलब इंडिया को सिलेक्ट करूँ तभी बटन सही है, सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं चाइना पे क्लिक करूँ तब भी हो रहा है, और अगर मैं पाकिस्तान पे क्लिक करूँ तो अब बटन देखें डिसेबल हो गया आपका, ठीक है। और पाकिस्तान से वापस मैं इंडिया पे जाता हूँ तब दोबारा इनेबल हो गया। तो इस तरह की आप कंडीशंस लगा सकते हैं यूजिंग कंडीशनल कोड, ठीक है। अच्छा, अब ये मतलब इस पर CSS भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये डिसेबल्ड, ये जो डिसेबल्ड है ये क्या है, ये इसका एक एट्रीब्यूट है ना, ये आपका बटन है, यहाँ पर आप डिसेबल्ड एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। तो यही एट्रीब्यूट हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू वहाँ से चेंज कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है, इस पर क्लिक करेंगे तो इनेबल हो जाएगा। चाइना पे क्लिक करें तब भी इनेबल हो जाएगा, पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे तो डिसेबल हो जाएगा। तो ये इसका एट्रीब्यूट है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि जो आप ऑब्जेक्ट गेट करते हैं वो समझ लें आपको इसका पूरा बटन का ऑब्जेक्ट मिलता है। अब इसकी जो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट हैं वो आप सब गेट कर सकते हैं। जैसे हम वैल्यू गेट करते हैं तो डॉट वैल्यू लिखते हैं, आईडी गेट करनी होती है तो डॉट आईडी लिखेंगे, डिसेबल गेट करना है तो मैंने यहाँ पर डॉट डिसेबल लिखा है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट डिसेबल, तो उसको ट्रू करेंगे तो ट्रू आ जाएगा, फॉल्स करेंगे तो फॉल्स आ जाएगा। सिमिलरली आप उसका क्लास भी चेंज कर सकते हैं, आईडी भी चेंज कर सकते हैं, क्लास को CSS का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल रेडियो बटन वाले का मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। उसमें आपको ये थोड़ा सा ऑन चेंज वाला और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ, डिव हम इसलिए बनाते हैं ताकि वो ऊपर नीचे आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ अगेन बनाता हूँ। इस पैराग्राफ को हम आईडी देते हैं P2, ठीक है। और यहाँ पर मैं रेडियो बटन्स कुछ बनाता हूँ, इनपुट टाइप रेडियो, और ठीक है, और इसको लिखते हैं ग्रीन, और इस तरह के तीन बना देता हूँ, ठीक है। और इसको बोलते हैं कि ब्लू, इसको बोलते हैं रेड, ठीक है। तो ये मेरे पास तीन पैराग्राफ, तीन रेडियो बटन्स हैं और उसके नीचे एक पैराग्राफ है, सही है। अच्छा, अब ये तीनों सेलेक्ट हो रहे हैं तो उसको आपको पता है कि तीनों को नेम सेम देना होगा। तो ये तीनों सेलेक्ट नहीं होंगे, फिर मैं लिख देता हूँ नेम इज इक्वल्स टू कलर, ठीक है। तो अब क्या होगा, दोनों का नेम सेम, तीनों का नेम सेम है तो मतलब तीनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ जब जिस पे भी क्लिक करूँ तो नीचे जो पैराग्राफ है या बॉक्स है या जो भी है उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये करना होगा कि इसके ऑन चेंज पे फंक्शन कॉल हो जाए। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, तीनों पे मुझे फंक्शन कॉल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन, तीनों में एक साथ भी लिख सकते हैं, आपको पता है अल्ट के पकड़ के और फिर आप क्लिक करें तो तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर आप तीनों पे एक साथ लिख सकते हैं ऑन चेंज इज इक्वल्स टू, फंक्शन का नाम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल चेंज कलर, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि चलें पहले इतना करते हैं फिर हम देखते हैं। तो अब ये चेंज कलर का इसकी स्पेलिंग सही नहीं है, तो इस तीनों को मैं सही करता हूँ, ठीक है। चेंज कलर, अब देखते हैं कि फंक्शन कॉल हो रहा है या नहीं। स्टेप बाय स्टेप किया करें, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो गलती नहीं होगी। फंक्शन चेंज कलर अलर्ट, पहले चेक करते हैं कि फंक्शन कॉल होता है या नहीं, ठीक है। तो अब मैंने इस पर क्लिक किया, कॉलिंग आ गया। मतलब किसी भी क्लिक करेंगे तो ऑन चेंज पे आपका फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि जब फंक्शन को कॉल करें तो फंक्शन, क्योंकि तीनों पे एक ही कॉल हो रहा है ना, तो जिस भी बटन पे क्लिक करें तो उसकी कोई वैल्यू आ जाए, यहाँ पर पता चले कि उसने किस पे क्लिक किया। तो आप पहले देखें इसके अंदर कोई वैल्यू है, कोई इस चीज़ है जिससे पता चले, ठीक है। तो आपको पता है इसके अंदर हम, जैसे मैंने नेम दिया हुआ है इस तरह से मैं इसको वैल्यू भी दे सकता हूँ हर किसी को। उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल रेड, या सॉरी ग्रीन, जो भी है उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ ग्रीन। सेकेंड वाले को वैल्यू दे देता हूँ ब्लू, और थर्ड वाले को वैल्यू दे देता हूँ रेड, ठीक है। अब तीनों को मैंने वैल्यू दे दी है। अच्छा, अब इसकी आईडी, तीनों को आईडी लगा के उसकी आईडी में गेट कर सकता हूँ, एक ये है। दूसरा ये है कि आपको पता है कि फंक्शन के थ्रू भी आप कार्स कर सकते हैं। तो फंक्शन के अंदर मैं एक यहाँ पर वैल्यू बनाता हूँ कलर, ठीक है। तो ये क्या है, वेरिएबल है, पैरामीटर है। इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करते वक्त आप इसकी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब जो भी वैल्यू इसकी आए वो अलर्ट हो जाए फिलहाल। और इसके अंदर जो वैल्यू मैं भेजना चाह रहा हूँ वो इस रेडियो बटन की वैल्यू है। तो अभी अभी लास्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा दिस डॉट वैल्यू, मतलब इसकी जो भी वैल्यू है वो चली जाए, ठीक है।
इसको दिस डॉट वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर भी क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी क्लिक करते हैं। सही है, तो अब देखते हैं, इसको मैंने क्लिक किया, अब देखें अलर्ट में क्या आ रहा है, तो अब उसकी वैल्यू आ रही है, जिस पे भी क्लिक करें उसकी वैल्यू आ रही है। रेड, ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो ग्रीन की वैल्यू आएगी, रेड पे क्लिक करेंगे तो रेड की वैल्यू आएगी, सबकी वैल्यू आ गई। अब फंक्शन के अंदर आपके पास वैल्यू भी आ गई जिस पे आपने क्लिक किया। अब मुझे उस पैराग्राफ का कलर चेंज करना है ना, तो सबसे कलर चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले तो उसका ऑब्जेक्ट गेट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसकी आईडी मैंने रखी है P2, ठीक है। कलर चेंज करने के लिए कलर चेंज होता है स्टाइल CSS के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर आप मैं पैराग्राफ का कलर चेंज करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्टाइल, और उसके अंदर फिर बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी होती है, बैकग्राउंड कलर भी है, या फिर आप बैकग्राउंड दे दें, बैकग्राउंड उसको रेड दे दें। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर अब मुझे इसका ऑब्जेक्ट तो मुझे मिल गया ना, तो उसका एट्रीब्यूट है स्टाइल, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा डॉट स्टाइल, फिर CSS की सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं स्टाइल के अंदर, डॉट बैकग्राउंड, ठीक है। और फिर आप इसकी वैल्यू असाइन कर दें, इसकी वैल्यू है रेड, सही है। तो इसको मैंने यहाँ पर क्लिक किया, जो बाय डिफॉल्ट मैंने कलर चेंज किया हुआ है वो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो रेड हो रहा है, अभी किसी पे भी क्लिक करें हर किसी में रेड ही हो रहा है, क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको रेड ही दिया हुआ है, ठीक है। हालांकि कलर इसको यहाँ से मिल रहा है, कलर मतलब जिस पे भी आप क्लिक करें वो कलर आपके पास आ रहा है ना, यहाँ पे अलर्ट करके दोबारा देख लें, तो जिस भी फंक्शन पे हम क्लिक करें वो उसकी वैल्यू आ रही है, जिस भी बटन पे क्लिक करें उसकी वैल्यू आ रही है, ब्लू, ठीक है, रेड, ग्रीन, जिस पे भी क्लिक करें उसकी वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू। तो ये कलर, इसको हम इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि इफ ये जो कलर आ रहा है आपके पास अगर ये रेड के बराबर हो, ठीक है, तो ये कलर रेड कर दे। तो अब क्या होगा कि सिर्फ रेड पे क्लिक करूंगा तो उसका कलर रेड होगा, बाकी पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, बाकी पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर रेड पे क्लिक करेंगे तो रेड होगा। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी कंडीशंस भी बना दूं सिमिलरली तो बना सकता हूँ। मतलब ये आपकी अप्रोच हो सकती है ना कि आप किस किस अप्रोच को यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने दो कंडीशंस बना दी, ग्रीन, ये ग्रीन के लिए और ये ब्लू के लिए, ठीक है। तो अब जब ग्रीन वाली कंडीशन ट्रू हो तो इसका कलर ग्रीन कर दे, और जब ब्लू वाली कंडीशन ट्रू हो तो इसका कलर ब्लू कर दे। तो इस पर मैंने क्लिक किया ग्रीन, ये ब्लू हो गया, रेड हो गया, तीनों पे काम कर रहा है आपका, सही है। अच्छा, इसको और आसान तरीके में ऐसे कर सकते हैं, ये कंडीशन वंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप देखें ना, पहले इसको अलर्ट करके देखें, अलर्ट अलर्ट के अंदर आपके पास वही वैल्यू आ रही है ना जो आपने वहाँ से दी है कलर, ठीक है, आपके पास वही वैल्यू आ रही है जिस पे भी क्लिक करें, कलर रेड, ब्लू, ग्रीन। तो मतलब ये जो वेरिएबल है कलर, इस वेरिएबल में वही कलर आ रहा है जिस पे यूजर क्लिक कर रहा है और जो मुझे असाइन करना है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब उस पैराग्राफ की आईडी जिसको आप कलर देना चाहते हैं, P1 या P2 डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू जो कलर आपके पास जो वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल दे दें इसको, ठीक है। अब देखिए, अब आप इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, तो ये का काम करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, अगर ना आए समझ तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे मैं रेडियो बटन पे मुझे क्लिक करना पड़ रहा है ना, कई दफ़ा ऐसा होता है कि मतलब उसके साथ बड़ा बड़ा मैसेज लिखा होता है, हम चाहते हैं कि उस टेक्स्ट पे क्लिक करें तब भी ये काम करे, तो उसके लिए HTML में आपको थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी कि ये जो ब्लू और ये जो ग्रीन ये मैंने लिखा हुआ है ना, ये किसी लेबल में नहीं है, इसको लेबल टैग के अंदर लिख दें। HTML में एक लेबल का टैग होता है, लेबल, ठीक है, और ये जो ग्रीन है इसको लेबल के अंदर रखते हैं, मतलब लेबल बना दें, इससे कोई आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देखेंगे स्टिल सेम। जैसे इसको एक टेक्स्ट के अंदर रख दें तो फिर ये इसका थोड़ी सी फंक्शनलिटी थोड़ी सी मतलब मेक सेंस करती है, लेबल, और ये जो ब्लू है इसको उठा के इधर रख दें। सिमिलरली रेड के लिए भी यहाँ पर एक लेबल बनाते हैं, लेबल इनलाइन एलिमेंट है स्पेन की तरह, कोई इससे कोई आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो गया। अच्छा, अब हम ये कर सकते हैं कि इसके अंदर लेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट है फॉर, फॉर के अंदर आप जो भी एलिमेंट जिसके साथ भी इसको अटैच करना चाहते हैं ना उसकी आप आईडी दे दें, ठीक है। तो अभी जैसे मेरे पास ये रेडियो बटन है, इसको कोई आईडी नहीं है, तो उसको मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी इज इक्वल्स टू ग्रीन, कोई भी आईडी दे सकते हैं ना, तो इसकी आईडी ग्रीन है, और ये आईडी हम यहाँ पर फॉर में दे देंगे, ठीक है। पहले एक को करके देखते हैं, अगर हो जाता है तो बाकी में काफ़ी हो जाए। क्या किया मैंने, जो जो आगे टेक्स्ट है जिस पे मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो रेडियो बटन क्लिक होना चाहिए, तो उसको लेबल में रख दें, और लेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है फॉर, फॉर के अंदर आप उस एलिमेंट की आईडी दे दें, ठीक है। तो ये जो मैंने रेडियो बटन बनाया है इसकी मैंने आईडी दी है ग्रीन, और इस लेबल पे वो आईडी लगाएगी। तो अब देखिए मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी आपका रेडियो बटन सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लेबल नहीं बनाया, आईडी वाईडी नहीं दी, तो फिलहाल टेक्स्ट पे क्लिक करने से नहीं हो रहा, ठीक है। रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे तो होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने लेबल पे भी बनाया हुआ है, ये हो जाएगा,
सब पे अप कर देते हैं। इसको आईडी देनी पड़ेगी मुझे, आईडी इज इक्वल्स टू ब्लू। इसको भी आईडी देनी पड़ेगी, आईडी इज इक्वल्स टू वेट। और ये फार के अंदर भी मुझे यही आईडीज देनी पड़ेंगी, ब्लू। फार के अंदर आप ब्लू दे दें, यहाँ पर रेड है तो फार के अंदर आप रेड दे दें। तो अब क्या होगा कि अब आप टेक्स्ट पे भी क्लिक करेंगे तब भी आपका कोड जो है वो चलेगा, रेड बटन आपका तब भी सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जस्ट मैं कलर चेंज कर रहा था। अब ये आपके ऊपर है ना कि आप क्या करते हैं, कलर चेंज कर रहा था मैं। अगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि मतलब प्रोडक्ट्स बनी हुई होती हैं, लिखा होता है स्मॉल मीडियम लार्ज, फिर आप जिस पे क्लिक करते हैं उसकी इमेज आ जाती है, तो इमेज चेंज हो जाती है नीचे, तो इमेज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इमेज चेंज वाला एग्जांपल भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि इमेज चेंज कैसे करेंगे। चलें वो भी करते हैं, लेकिन अ, ये मतलब इसमें आप देखिए कि हमने कौन सा इवेंट यूज़ किया है, ऑन चेंज का। ऑन चेंज का यूज़ होता है कि जब भी किसी टेक्स्ट फील्ड की या रेडियो बटन की या किसी भी कंट्रोल की वैल्यू चेंज होती है तो वो आपका फंक्शन कॉल होता है। तो ये रेडियो बटन को जब आप क्लिक करते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू चेंज होती है ना, पहले वो ऑफ होता है, उसकी स्टेट चेंज होती है। या फिर आप सेलेक्ट पर्सन को अगर आप इस तरह से क्लिक करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज होती है। तो वैल्यू चेंज करने के लिए हम ऑन चेंज इवेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम इसी के कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। तो उसके हम कुछ और इवेंट्स भी देख रहे थे। तो अभी हमने ऑन क्लिक को देखा, ऑन डबल क्लिक को देखा, ऑन चेंज को देखा। अब ऑन लोड को देखते हैं, ऑन सबमिट को देखते हैं, और ऑन ब्लर को देखते हैं। ठीक है, ऑन ब्लर के साथ साथ एक और होता है ऑन की अप। ठीक है, इसी तरह ऑन की डाउन, ये भी होते हैं जो कि इवेंट्स हैं जो कि व्यू फॉर्म के साथ हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह ऑन माउस ओवर भी होता है, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट। तो बहुत सारे इवेंट्स हैं ना, या आप इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे। ऑन माउस आउट, ऑन माउस इन भी होगा फिर इस तरह से। तो ये भी थोड़े थोड़े करके हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो अभी हमने ऑन क्लिक देख लिया है, ऑन डबल क्लिक देख लिया, ऑन चेंज देख लिया। अब ऑन लोड को देखते हैं। तो उसके लिए मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ। यहाँ पर इसका फाइल मेन्यू ओपन करते हैं, और यहाँ पर मैं एक और फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, दैट इज़ पेज, सॉरी, पार्ट, या कोई भी आप फाइल का नाम समथिंग रख लें, जैसे ऑन लोड डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अब ये सिंपल मेरे पास एच टी एम एल की फ़ाइल है, और इसके अंदर में जो स्क्रिप्ट है वो भी इनलाइन ही, मतलब एम्बेडेड यूज़ करूँगा स्क्रिप्ट। और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन प्रिंट वेलकम मैसेज। ठीक है, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये क्या करेगा कि ये मैसेज प्रिंट करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट करे कि वेलकम जेएस फाइल। ठीक है, अब ये फंक्शन है, इसको हमने कहीं पर कॉल नहीं किया। इसको अगर मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा तो कुछ भी नहीं आएगा। अब ये फंक्शन में मतलब किसी चीज़ पे कॉल करूँगा, ऑन बटन के ऑन क्लिक पे तो कॉल हो जाएगा। अब मैं इसको बॉडी की ऑन लोड पे कॉल करता हूँ कि जब भी बॉडी लोड हो उस वक्त ये फंक्शन कॉल हो जाए। तो ऑन लोड पे मैं लिखूँगा ऑन लोड, फंक्शन का नाम है प्रिंट वेलकम मैसेज, और उसकी पैरेंथेसिस आती है। तो इसको आप जैसे करेंगे तो देखें वेलकम टू जेएस फाइल आएगा। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना जो कि आप चाहते हैं कि जैसे ही आपका पेज लोड हो उस टाइम पे वो कॉल हो जाए ऑटोमेटिकली। कई दफ़ा में कोई किसी एपीआई को कॉल करना होता है, या किसी मतलब कोई फाइल डेटाबेस में सेव करनी होती है, या फिर वेबसाइट के जो काउंट होते हैं वो बढ़ाने होते हैं, तो उन सब के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं ऑन लोड का। तो ये बॉडी के साथ यूज़ होता है, और कहीं पर ये यूज़ नहीं होता। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली ऑन लोड के बाद हमारे पास जो दूसरा इवेंट है ऑन सबमिट है। ऑन सबमिट फॉर्म के लिए यूज़ होता है। तो चलें हम फॉर्म बनाते हैं। इसी पेज के अंदर मैं फॉर्म बना रहा हूँ, तो इस फंक्शन को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और जावास्क्रिप्ट की मैं अलग से फ़ाइल बना रहा हूँ। ठीक है, तो वापस आते हैं फाइल्स मेन्यू में, और यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं फॉर्म डॉट जेएस, जो कि इस एग्जाम्पल में हम यूज़ करेंगे। ये जो एग्जाम्पल है इसका क्या था, फाइल का नाम, इसका नाम था ऑन सबमिट आई थिंक, ऑनलाइन डॉट एच टी एम एल, ये फाइल मैंने बनाई थी। तो इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल में यहाँ पर ऐड करता हूँ। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट की फाइल में स्क्रिप्ट के थ्रू ऐड करूँगा, जैसे हमने पहले ऐड की थी स्क्रिप्ट। और इस स्क्रिप्ट के अंदर आप एस आर सी देते हैं, एस आर सी के अंदर आप उस फाइल का नाम देते हैं जो कि है फॉर्म डॉट जे एस। सही है, अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं एच टी एम एल का एक फॉर्म बनाता हूँ। फॉर्म का आपको पता है कि एक्शन होता है, उसका मेथड होता है। फॉर्म के अंदर मैं सिंपल एक फॉर्म बना रहा हूँ। तो फॉर्म के अंदर आपको पता है कि हम टेबल यूज़ करते हैं ताकि आपका जो डेटा है वो सही तरीके से नज़र आए। ठीक है, अगर आप सी एस एस के थ्रू फिक्स करना चाहें तो सी एस एस के थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब नॉर्मली हम टेबल यूज़ करते हैं, ईजी
उसको जल्दी जल्दी बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं बना रहा हूँ इंटर नेम, ठीक है, और नेम के लिए टीडी इनपुट टाइप टेक्स्ट, सही है। और यहाँ पर हम बनाते हैं इनपुट टाइप सबमिट, तो ये से आ जाएगा। इसको हमने फाइल रन किया हुआ है ऑलरेडी, तो ये यहाँ पर आपको इस तरह से नजर आ जाएगा। अच्छा, आप देखिए सबमिट बटन ऊपर क्यों आ रहा है, तो ये आप कोड में देखेंगे तो सबमिट बटन तो मैंने टेबल के अंदर बनाया है, लेकिन ये टेबल से ऊपर क्यों आ रहा है, तो ये इसलिए ऊपर आ रहा है क्योंकि टेबल के अंदर जो भी आप चीज़ें बनाते हैं ना, वो टी आर और टी डी के अंदर होनी चाहिए। अगर आप टेबल के अंदर कोई भी चीज़ टी आर टी डी के बगैर लिखेंगे तो वो उसको टेबल से उठा के बाहर फेंक देगा, टेबल से पहले लेकर आएगा उसको, ठीक है, HTML। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये टी आर टी डी में होना चाहिए, या फिर टेबल के टैग से इसको बाहर रखें। तो मैं इसको टी डी में रख रहा हूँ, तो इधर आ जाएगा। अगर आप इस तरफ रखना चाहते हैं तो आपको पता है टेबल के अंदर मेरे पास 2 कॉलम है, पहले वाले कॉलम को छोड़ के इस बटन को आप दूसरे वाले कॉलम में ले आए, तो ये बटन इसके साथ आ जाएगा। अब इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। फॉर्म के अंदर आप जो भी एक्शन देते हैं ये फॉर्म उधर सबमिट होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ एक्शन thanks.html का, और thanks.html की फाइल बना देते हैं हम thanks.html, ठीक है। और thanks.html की फाइल के अंदर मैं जस्ट लिख देता हूँ कि h1 फॉर्म सबमिटेड, ओके। तो यहाँ पर आते हैं और इसको आप रिफ्रेश, मतलब ये ऑन सर्वर पे चल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए थैंक्स वाले पेज पे आ रहा है, सही है। अच्छा, अब जो ऑन सबमिट वाला है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब इस बटन पे क्लिक करें, अच्छा ये सबमिट बटन है ना, यहाँ पर अगर मैं जावास्क्रिप्ट को कॉल करूँगा, अगर मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बना के कॉल करता हूँ, चले मैं आपको दिखाता हूँ करके, फिर देखते हैं, ठीक है। तो बाकी जो फाइल्स हैं उनको मैं बंद कर रहा हूँ, क्लोज अदर, और सिर्फ इसकी जो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है उसको ओपन करते हैं। तो इसकी फाइल है form.js, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन चेक नेम के नाम से, जो कि हमने पहले वाले एग्जांपल में भी किया है। तो उसको पहले चेक कर लेते हैं कि फंक्शन कॉल होता है या नहीं, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको सबमिट वाले बटन पे कॉल कर रहा हूँ, तो इसको मैं दे रहा हूँ ऑन क्लिक, और फंक्शन का नाम है चेक नेम। इसको मैंने इस तरह से किया और यहाँ पर आके इस पर रिफ्रेश किया, इस पर क्लिक किया, तो फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन उसके बाद आपका फॉर्म भी सबमिट हो रहा है। फंक्शन तो कॉल हो रहा है, लेकिन उसके बाद आपका फॉर्म भी सबमिट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वो इसका जो बटन का टाइप है वो सबमिट है, तो उसको फॉर्म को सबमिट करेगा। अगर आप इनपुट टाइप बटन बना देंगे तो फिर फॉर्म सबमिट नहीं होगा, और आपका फंक्शन सिर्फ कॉल होगा, लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अच्छा, बटन जब बनाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू भी होती है, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, तो इसको मैं बोल देता हूँ फॉर एग्जांपल रजिस्टर, या कुछ भी आप वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फंक्शन कॉल होगा, लेकिन आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब बटन है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मतलब जब इस पर क्लिक करें तो ये टेक्स्ट फील्ड को चेक करेगा, टेक्स्ट फील्ड के अंदर वैल्यू है तो फॉर्म को सबमिट करेगा, वैल्यू नहीं है तो ना सबमिट करे, ठीक है। तो जो टेक्स्ट फील्ड है उसकी वैल्यू गेट करनी है तो टेक्स्ट फील्ड को आईडी दे देंगे हम, ये हम करते आए हैं शुरू से, आपको पता है। इसको मैंने दिया T1। अब यहाँ पर आ गया मैं, अब सबसे पहले इसकी वैल्यू मुझे गेट करनी होगी, तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, दैट इज T1, और उसकी डॉट वैल्यू चाहिए तो वैल्यू ले लूँगा। अगर आप इसके ऑब्जेक्ट को वेरिएबल में रखना चाहें, क्योंकि मुझे बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसको वेरिएबल में रख लेता हूँ T1। T1 के अंदर इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना, तो मैं T1 डॉट वैल्यू लिखूंगा तो इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर इसकी वैल्यू इफ़ T1 डॉट वैल्यू, ठीक है, अगर खाली हो तो मैं ये ऐसे भी लगा सकता हूँ कि L अगर लेंथ T1 डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, ठीक है, अगर उसकी लेंथ इक्वल इक्वल टू 0 हो तो फिर तो कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर भले उसको मैसेज दे दे कि अलर्ट कर दे कि प्लीज़ इंटर योर नेम, ठीक है। और एल्स में आप उसको ऐसे बता सकते हैं कि अगर मतलब अगर उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है, सही है, तो फिर फॉर्म को सबमिट करें, ठीक है। तो फिर फॉर्म को भी हम यहाँ से सबमिट करा सकते हैं। पहले हम अलर्ट में से लिख देते हैं कि देखते हैं कि अलर्ट चलता है नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू इज़ ओके, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है कि टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू गेट करें, अगर वैल्यू उसकी लेंथ 0 है, मतलब कुछ भी यूज़र ने नहीं लिखा, तो उसको दे दे कि प्लीज़ इंटर योर नेम, और अगर वैल्यू कुछ लिखता है तो वैल्यूज ओके का मैसेज आ जाए। तो अभी मैं जैसे खाली प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरे पास अलर्ट आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा, ठीक है। अभी आ गया, जावास्क्रिप्ट रीलोड नहीं थी, तो ये प्लीज़ इंटर द मैसेज, इंटर द योर नेम का मैसेज आ रहा है मेरे पास। और अगर मैं वैल्यू देख के कुछ क्लिक करूँगा तो वैल्यूज़ ओके का मैसेज आ रहा है। तो वैल्यूज़ ओके की बजाय मैं चाह रहा हूँ कि जब वैल्यू ओके है तो फॉर्म सबमिट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने इनपुट टाइप बटन बनाया है, तो फॉर्म को कैसे सबमिट करें, तो उसको भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। कैसे होगा, आप फॉर्म का ऑब्जेक्ट गेट करें और डॉट सबमिट उसका मेथड होता है, वो कॉल कर दे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म को भी आईडी दे सकते हैं, इसका आईडी में दे रहा हूँ इसको F1, और फिर इसका ऑब्जेक्ट गेट करके आप इसको सबमिट कर दें। तो इसका ऑब्जेक्ट
तो होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इट इज F1। F1 मीन्स अब फॉर्म है, उसको सबमिट कर रहे हैं तो उसका फंक्शन होता है सबमिट। ये क्या करेगा, इसको सबमिट कर देगा। ठीक है, तो चलें देखते हैं, पहले यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, इसके बाद क्लिक कर रहा हूँ तो आ रहा है प्लीज इंटर योर नेम, और अगर मैं नेम एंटर करता हूँ सबमिट करूंगा तो ये फॉर्म देखें सबमिट हो गया। ठीक है, हालांकि ये जो मैंने बटन बनाया है वो इनपुट टाइप बटन है, लेकिन बटन से भी फॉर्म सबमिट हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं वैल्यू नहीं देता हूँ, मतलब अगर आपकी वैल्यू गलत है तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब तरीके बहुत सारे हो सकते हैं ना, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप भले ही इसको इनपुट टाइप, मतलब आपको सबमिट बनाना है, इसको अगर मैं इनपुट टाइप सबमिट बनाता हूँ तो उस पर देखें क्या फ़र्क हो रहा है। इनपुट टाइप अब ये सबमिट है, इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, वो मैसेज दे रहा है अपना, लेकिन फॉर्म फिर भी सबमिट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको सबमिट से रोकना चाहते हैं तो फिर आप ये करें, आपके पास फॉर्म के अंदर एक इवेंट होता है, उसको बोलते हैं ऑन सबमिट। ठीक है, जब फॉर्म सबमिट होगा उस वक्त ये फंक्शन कॉल हो। कौन सा फंक्शन, कोई भी फंक्शन, चाहे आप ये दे दें, चाहे जो है दूसरा दे दें, तो इसको मैं यहाँ पर देता हूँ ऑन सबमिट के, ऑन सबमिट पे ये फंक्शन कॉल करेगा। ठीक है, अच्छा, अब ऑन सबमिट इसका इवेंट है। ठीक है, ऑन सबमिट पे अगर आप इसको ट्रू रिटर्न करेंगे तो फॉर्म सबमिट होगा, अगर आप इसको फॉल्स दे देंगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको करके देता हूँ, यहाँ पर अगर मैंने ट्रू लिखा हुआ है, यहाँ पर वापस आ जाएं, ऑन सबमिट के अंदर मैंने फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट के अंदर इसको ट्रू दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको क्लिक करेंगे, मैसेज आएगा, उसके बाद फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। और अगर ऑन सबमिट के अंदर मैं इसको फॉल्स दे रहा हूँ, ठीक है, इसको रिफ्रेश करें, क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आएगा, और तब भी आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो इसको हम देते हैं, यहाँ पर लिखना पड़ता है रिटर्न। ठीक है, कि ये रिटर्न फॉल्स करे। अच्छा, अब देखते हैं, तो अब मैंने क्लिक किया, एरर हुआ, अब देखिए फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। ठीक है, फॉर्म आपका सबमिट नहीं हो रहा, मैसेज तो खैर उस फंक्शन से आ रहा है, लेकिन फॉर्म आपका सबमिट नहीं हो रहा। और अगर आप इसको ट्रू दे देंगे, रिटर्न ट्रू, तो फिर क्या होगा कि ये फॉर्म सबमिट होगा। क्लिक करें, फॉर्म सबमिट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अभी आपका जो बटन है वो इनपुट टाइप सबमिट है, तो ये जो ऑन क्लिक पे मैंने फंक्शन कॉल किया हुआ है ना, यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा। ये जो ऑन क्लिक पे मैंने फंक्शन इधर कॉल किया था, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, और इसको ऑन सबमिट पे कॉल करूंगा, यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स वाली जगह पे इधर। ठीक है, इसको कॉल करूंगा, फंक्शन का नाम है चेक नेम। ठीक है, रिटर्न कीवर्ड ऐसे ही लिखा हो, चेक नेम यहाँ पर कॉल होगा। पहले चेक कर लेते हैं कि फंक्शन कॉल होता है या नहीं, सारे को मैं कमेंट कर रहा हूँ, और जस्ट हम चेक करते हैं कि फंक्शन कॉल होता है। अलर्ट कॉलिंग ऑन सबमिट। ठीक, इसको मैंने क्लिक किया तो फॉर्म सबमिट हो रहा है। ठीक है, और कॉलिंग ऑन सबमिट मतलब पहले फंक्शन कॉल हो रहा है, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो सब फॉर्म को सबमिट करने से पहले ही आपके फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, और अब यहाँ पर देखें, इसको मैंने ऑन सबमिट पे कॉल किया है, उससे पहले रिटर्न कीवर्ड भी लिखा है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी करके दिखाया कि अगर आप इसको रिटर्न को ट्रू दे देंगे तो फॉर्म सबमिट होगा, अगर रिटर्न को फॉल्स देंगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं इसको, अगर मैं फंक्शन के थ्रू यहाँ से रिटर्न कराऊँ, फंक्शन से भी रिटर्न कर सकते हैं ना वैल्यू, इसको अगर रिटर्न कराऊँ रिटर्न ट्रू, तो फॉर्म सबमिट होगा, जैसे कि हो रहा है अभी भी। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्म सबमिट हो रहा है, देखें फॉर्म सबमिट हो रहा है। और अगर मैं रिटर्न की जगह पे यहाँ पर फॉल्स कर दूँ, इसको ट्रू की जगह पे फॉल्स कर दूँ, ये फॉल्स रिटर्न करे, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, फंक्शन जहाँ पर कॉल हो रहा है इधर, तो इधर आ जाएगा, समझे, रिटर्न फॉल्स। तो अभी आपका फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, तो अब क्लिक करें, देखें फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। ठीक है, तो अब ये मैंने डायरेक्ट कर किया था, अभी अगर किसी कंडीशन की बेसिस पे मैं ऐसे करूँ, मैं सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू गेट करूँ, जो कि हमने पहले की हुई थी, और अगर चेक करें अगर टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू 0 है तो रिटर्न ट्रू करे, अगर 0 नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दे। ठीक है, मतलब अगर 0 है, मतलब टेक्स्ट फील्ड के अंदर उसने कुछ भी नहीं लिखा, तो रिटर्न फॉल्स कर दे, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, और अगर कंडीशन, मतलब अगर उसने वैल्यू दी है, अब ये आपको डॉक्यूमेंट डॉट सबमिट ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फॉर्म तो ऑलरेडी सबमिट हो रहा है। अब जस्ट आप उसको यहाँ से रिटर्न कर दें, रिटर्न ट्रू, मतलब ट्रू रिटर्न करे तो सबमिट तो ऑलरेडी हो रहा है फॉर्म। अच्छा, अब आप यहाँ पर आ जाएं, इस पर अगर वैल्यू नहीं है तो आपके पास आ जाएगा एंटर योर नेम, और फॉर्म सबमिट नहीं हो, और अगर आप वैल्यू दे देंगे अब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑन सबमिट जो है वो इसे कॉल करता है, ऑन सबमिट, ये फंक्शन आपका ऑन सबमिट पे कॉल हो, आपको किसी बटन पे लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर सबमिट को बटन बनाने की जरूरत नहीं है, वो सबमिट उसका खुद ही होगा। ऑन सबमिट पे ये बटन फंक्शन कॉल कर रहा है, मतलब कई दफा होता है ना कि आपके पास फॉर्म होता है, सबमिट करने से पहले हमें चेक करनी होती है बहुत सारी चीज़ें, तो हम वो चेक कर लें, अगर सारी चीज़ें सही हैं तो फॉर्म को हम रिटर्न ट्रू करा देते हैं, तो सबमिट हो जाएगा। और अगर कोई भी चीज़ सही नहीं है तो आप उसको फॉल्स कर दें, वो सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑन सबमिट वाला इवेंट हो गया था। अच्छा, अब इसके बाद ऑन सबमिट भी देखिए, अब हम ऑन ब्लर और इसको देखते हैं। अच्छा, अब जैसे ये आपके पास है, इसमें से मैं ये वाला जो एग्जांपल है ऑन सबमिट वाला, ये हटा देता हूँ। ठीक है,
उसको मैंने ऑन सबमिट से ये फंक्शन हटा दिया, तो ये नॉर्मली आपका फॉर्म की तरह काम करेगा। क्लिक करेंगे तो सबमिट हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर यूज़र जैसे ही कुछ नेम लिखेगा तो हमने ये किया हुआ है ना कि जब आप फंक्शन पे क्लिक बटन पे क्लिक करते हैं तो उसके साथ मैसेज आ जाता है कि प्लीज़ एंटर योर नेम। ठीक है। तो दोबारा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको पहले मैं इनपुट टाइप बटन बनाता हूँ और बटन पे ऑन क्लिक पे मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ऑन क्लिक और चेक नेम, वही फंक्शन दोबारा से कॉल करता है। ठीक है। और चेक नेम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। चेक नेम उसके अंदर टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू गेट करे और रिटर्न नहीं करे, उसको उधर मैसेज प्रिंट कर दे। ठीक है। तो अब पहले मैं अलर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर कि प्लीज़ एंटर यूर नेम, और अदरवाइज अलर्ट करे, मतलब अगर नेम उसने एंटर किया है तो फिर तो कुछ नहीं करना। ठीक है, फिर एल्स की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो आ जाएगा प्लीज़ एंटर यूर नेम। अच्छा, ये अलर्ट आ रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि अलर्ट ना आए, उस टेक्स्ट फील्ड के साथ ही कोई मैसेज आ जाए, तो यहाँ पर आप बना दें, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, यहाँ पर कुछ स्पेन बना देते हैं, उसको आईडी दे देते हैं कि ये एरर 1 है। ठीक है। और यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट कर देगा, और उसको कोई क्लास भी लगा देते हैं एरर की, ताकि हम सी एस एस की लगा सकें। ठीक है। तो यहाँ पर मैं सी एस एस लगा रहा हूँ, डॉट एरर, और इसको हम कर देंगे कि इसका जो कलर है वो रेड होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, फॉर्म के अंदर जाएंगे। अब ये जो मैसेज अलर्ट कर रहे हैं, अलर्ट के बजाय मुझे अब उस स्पेन में एंटर करना होगा। तो स्पेन का मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ स्पेन। ठीक है। तो स्पेन का मैंने नाम आईडी रखी है एरर 1। ठीक है, एरर 1। तो अलग वेरिएबल चले नहीं बनाते हैं, इधर ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसको मैंने दिया है एरर 1 डॉट इनर एचटीएमएल, और इनर एचटीएमएल के अंदर ये मैसेज प्रिंट करे प्लीज एंटर यूर नेम। ठीक है। इसको चेक करते हैं चलता है या नहीं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं आ रहा, फ्रेश करें, क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा देखते हैं। मेक श्योर कि आपकी आईडीज़ वगैरह सही हों। तो मैंने जो स्पेन बनाया है उसको आईडी दिया ERR1। तो यहाँ पर मैंने आईडी गलत यूज़ की है, अब हो जाएगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं, क्लिक करते हैं तो आपके पास आ जाएगा प्लीज़ एंटर योर नेम। ठीक है। तो ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इसी नेम के साथ जैसे मेरे पास नेम है, सिमिलरली मैं यहाँ पर मतलब जैसे जैसे ये नेम है, इसको मैं अब दूसरा जो है वो ईमेल के लिए बना रहा हूँ, लेट सपोज। ठीक है, एंटर ईमेल। ठीक है, उसकी टेक्स्ट फील्ड उसकी मैं आईडी दे रहा हूँ ईमेल, और उसके साथ जो स्पेन है उसकी आईडी में कर रहा हूँ एरर 2। ठीक है। अच्छा, अब फंक्शन तो मेरा एक ही है ना, जो फंक्शन कॉल हो रहा है, तो वो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि उसी फंक्शन के अंदर ये जो दूसरी टेक्स्ट फील्ड है उसकी उसको गेट कर ले, वेरिएबल ईमेल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ईमेल, ईमेल को गेट करे, और इसी तरह से इफ़ जो ईमेल है उसकी जो वैल्यू है उसकी लेंथ अगर इक्वल इक्वल 0 हो तो उसको मैसेज प्रिंट कर दे। कहाँ पर मैसेज करे उसके लिए मैंने अलग से स्पेन बनाया हुआ है। आई थिंक उसकी मैंने आईडी रखी है ERR2 डॉट इनर HTML, और यहाँ पर मैसेज दे दे प्लीज़ एंटर यूर ईमेल। ठीक है। अच्छा, अब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें दोनों मैसेज आपके पास आ रहे हैं। अच्छा, एक तो ये होता है कि आपके पास जब फॉर्म बड़ा होता है, तो ये फॉर्म मैंने नेम खाली छोड़ा, ईमेल पे मैं गया, तो मैं चाह रहा हूँ उसी वक्त उसको मैसेज दे दे। जैसे ही मैंने नेम में गया और नेम में कुछ नहीं लिख रहा, और मैं ईमेल पे गया, उसी वक्त उसको मैसेज आना चाहिए कि आपने नेम के अंदर कुछ नहीं लिखा। एक ये होता है। दूसरा ये होता है कि जब आप बटन, मतलब ये वन टाइम वैलिडेशन है, जब बटन पे क्लिक करें तो सारे फॉर्म को चेक करें। तो अब इसने मैसेज दे दिया कि आपका नेम नहीं है, एंटर नेम। अब मैंने नेम एंटर कर दिया तो मैसेज नहीं आना चाहिए ना, जैसे ही मैंने नेम एंटर कर दिया तो मैसेज शो ना हो। अब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तब वो मैसेज जाके हटेगा। हालांकि मैसेज हटने वाला कोड हमने नहीं किया अभी, तो हम इसको एल्स लगा देते हैं कि अगर वैल्यू है तो फिर वो जो स्पेन है उस स्पेन को ये खाली कर दे। ठीक है, जो स्पेन है उसके अंदर जो एरर मैसेज शो हो रहा है उसको ये हटा दे। सिमिलरली यही एल्स हम दूसरे में भी लगा देते हैं, और यहाँ पर आईडी इसकी दे देंगे एरर 2। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें इस पर खाली प्रिंट किया तो ये आ रहा है दोनों के मैसेजेस, मैंने क्लिक किया तो आ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं नेम के अंदर लिख रहा हूँ नहीं और इसको क्लिक कर रहा हूँ तो अब वो नेम वाला मैसेज नहीं आ रहा, लेकिन ये आ रहा है। ईमेल के अंदर मैं लिख रहा हूँ, जब तक मैं बटन पे क्लिक नहीं करूँगा तब तक वो नहीं होगा। ठीक है। हम चाहते हैं कि जैसे ही यूज़र इस पर लिखना शुरू करे तो वो मैसेज हट जाए। जैसे आपने क्लिक किया, चलें ये आ रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही यूज़र इस पर लिखना शुरू करे तो वो मैसेज हट जाए। ठीक है। तो उसके लिए आपके पास एक और इवेंट होता है, उसको बोलते हैं ऑन की डाउन या ऑन की प्रेस।
ठीक है, मतलब जब भी टेक्स्ट इसके अंदर कोई भी यूज़र कुछ लिखना शुरू करे उसी वक्त मैसेज आ जाए कि आपने ये सही लिखा है या सही नहीं लिखा। तो इस पर मुझे टेक्स्ट वाले पे इस पर मुझे फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ऑन की डाउन भी है, ऑन की प्रेस भी है, ऑन की अप भी है, सारे हैं। ठीक है, तो ऑन की अप पे हम यूज़ करेंगे और इस पर फंक्शन में दूसरा बनाऊंगा। इसको हम कर देंगे फॉर एग्जाम्पल हाइड मैसेज। एक फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ हाइड मैसेज। ठीक है, तो फंक्शन आप एक ही फंक्शन में भी हो सकता है, मल्टीपल फंक्शन बनाए उससे भी हो सकता है, आपकी मर्जी है जैसे आप कहें। तो ये फंक्शन मैंने बनाया हाइड मैसेज। ठीक है, तो ये ऑन की अप पे फंक्शन कॉल होगा और मैसेज को हाइड कर देगा। तो ये फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर, फंक्शन हाइड मैसेज। पहले ये चेक करते हैं कि कॉल होता है नहीं, तो अलर्ट कर दें, अलर्ट कॉलिंग सॉरी, ये ब्रैकेट मैंने बंद नहीं की और फंक्शन की ब्रैकेट स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर फंक्शन की ब्रैकेट एंड होगी। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पर और ये इधर मैंने इस पर ऑन की आप पे क्लिक कॉल किया है। जैसे ही मैं की प्रेस करूँगा तो फंक्शन कॉल होगा। जैसे कोई भी की प्रेस करेंगे तो आपका फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मैं करना ये चाह रहा हूँ कि जब आप इस पर आते हैं फर्स्ट टाइम और यूज़र क्लिक करता है तो ये आपको दे रहा है एंटर योर नेम, और जैसे यूज़र लिखना शुरू करे तो उस वक्त ये मैसेज हट जाए। तो मेरा फंक्शन देखिए इस पर कॉल हो रहा है, जैसे ही यूज़र इस पर लिखना शुरू करेगा तो मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है। अब मुझे क्या करना है उसके अंदर कि इस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू चेक करूंगा, अगर वैल्यू है कुछ तो फिर वो मैसेज को हाइड कर दे। ठीक है, तो टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू मैं यहाँ पर गेट भी कर सकता हूँ दोबारा से, जैसे इधर ऊपर गेट की हुई है। ठीक है, या फिर मैंने आपको पहले वाले एग्जाम्पल में सिखाया था कि आप उसकी वैल्यू यहाँ से इस फंक्शन से भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें वैल्यू का एक वेरिएबल बनाता हूँ और जहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है वहाँ से वैल्यू भेज देता हूँ। तो मुझे अगर इस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू भेजनी है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा दिस डॉट वैल्यू। ठीक है, कि मतलब इसकी वैल्यू चली जाए, तो इसकी वैल्यू जो भी टेक्स्ट फील्ड है उसकी वैल्यू वैल्यू में आ जाएगी। और हम इसको चेक करेंगे कि इफ वैल्यू डॉट लेंथ, मतलब उसकी लेंथ जो है वो 0 से ज़्यादा है, मतलब अगर उसने अंदर उसके अंदर कुछ लिखा है तो मैसेज को हाइड कर दे। कौन से वाले मैसेज को, इस एरर मैसेज को। कॉपी करें और पेस्ट करें। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर आ गया और जैसे ही मैं यहाँ पर लिखना शुरू करूँगा तो मैसेज हट गया। ठीक है, इसी तरह से ईमेल के अंदर भी अगर मैं जैसे लिखना शुरू करूँ तो वो हट जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यही कोड हम ईमेल के लिए भी करते हैं। तो ईमेल के लिए भी इसी तरह से मुझे ऑन की अप पे एक फंक्शन कॉल करना होगा और उस फंक्शन के अंदर उस मैसेज को जाके हटाना होगा। ठीक है, इसी फंक्शन में भी हो सकता है, अलग से फंक्शन बनाऊँ उसमें भी हो सकता है। तो मैं इसी फंक्शन के अंदर करता हूँ। इस फंक्शन को थोड़ा सा और डायनामिक करते हैं। ठीक है, अब देखें ये फंक्शन कॉल हो रहा है, तो फंक्शन कॉल करते वक्त एक वैल्यू अपने साथ लेकर जा रहा है ना, ये वाली। ठीक है, वैल्यू लेकर जा रहा है और उस वैल्यू को जाके उधर चेक कर रहा है कि अगर वैल्यू कुछ है तो फिर उसका मैसेज हाइड कर दो। ठीक है, तो ये फंक्शन उस पर अगर मैं ईमेल पे कॉल करूंगा यही फंक्शन, तो जाहिर सी बात है ये ईमेल की वैल्यू लेकर जाएगा। ठीक है, ईमेल की वैल्यू लेकर आएगा और ईमेल की वैल्यू को चेक करेगा, अगर उसकी वैल्यू लेंथ नहीं है तो ये एरर मैसेज को हाइड कर दो। अब देखें जो नेम का एरर है उसकी आईडी चेंज है, जो एरर का ईमेल का एरर वाला स्पेन है उसकी आईडी चेंज है, दोनों की आईडी चेंज है। सही है, तो उसके मतलब अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि आप उसकी आईडी भी यहाँ से लेकर आएँ या फिर इसका नाम के थ्रू उसको आईडी के थ्रू उसको आइडेंटिफाई कर लें, क्योंकि इसकी आईडी आईडी T1 है, इसकी आईडी ईमेल है। तो मतलब अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। इसकी आईडी भी हम गेट कर सकते हैं ना वहाँ पर, तो हम चेक करेंगे अगर इसकी आईडी T1 है तो ये वाला मैसेज खाली करे, अगर उसकी आईडी ईमेल है तो ये वाला मैसेज खाली कर दे, तो ये भी कर सकते हैं। तो चलें ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले इस फंक्शन को ईमेल पे भी कॉल करते हैं। ठीक है, और ये फंक्शन तो अब वही कॉल होगा। इस पर क्लिक किया मैंने, ये आ गया, यहाँ पर मैंने लिखा तो देखें फंक्शन तो ईमेल वाले पे कॉल हो रहा है लेकिन वो एरर मैसेज नेम वाले का हाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये देखें नेम वाले की आईडी दी हुई है, एरर वाले की आईडी चेंज है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये जो टेक्स्ट फील्ड लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी आईडी भी हम लेकर आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ कि इसके साथ वैल्यू भी लेकर जाए और इसकी आईडी भी लेकर जाए, दिस डॉट आई डी। ठीक है, और यहाँ पर भी इसको बोलूँगा कि दिस डॉट आईडी लेकर जाए, इसकी आईडी भी लेकर जाए। सही है, तो यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास अब आईडी आ जाएगी। तो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि इफ, अच्छा आईडी कहाँ पर आएगी, इस वैल्यू के साथ यहाँ पर दूसरा वैल्यू मुझे बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आईडी आ जाएगी। तो मैं इसको बोल दूंगा कि अगर आईडी इक्वल हो, हमें पता है कि T1 जो है वो टेक्स्ट फील्ड की आईडी है, अगर आईडी इक्वल हो T1 तो ये मैसेज जो हाइड कर रहा है वो सही है। ठीक है, और अगर इफ जो आईडी इक्वल्स है ईमेल के, क्योंकि ईमेल की आईडी ईमेल है, तो फिर इस मैसेज को हाइड ना करे बल्कि दूसरे वाले मैसेज को जो कि ईमेल वाला मैसेज है उसको हाइड कर दे, जो कि है MM2 के नाम से। इधर आते हैं, इस पर क्लिक किया, ये मैसेज आ गया। जैसे ही मैं नेम के अंदर लिख रहा हूँ तो इधर हो गया, और इस पर लिखूंगा तो इसका मैसेज हाइड हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आपका ऑन की अप और ऑन की डाउन ये इस तरह से काम करते हैं। जैसे ही मैं उस पर लिखना शुरू कर रहा हूँ तो ये उसका मैसेज हाइड हो रहा है। अच्छा, ये भी हम कर सकते हैं कि जैसे ही नेम के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं गया और नेम को मैंने खाली छोड़ दिया और मैं ईमेल पे आया, तो फ़ौरन उसी वक्त उसको अलर्ट करे कि भाई आप नेम को खाली नहीं छोड़ सकते, रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए भी एक फंक्शन कॉल होता है। उस फंक्शन का नाम है उसके लिए इवेंट यूज़ होता है। एक से ज़्यादा इवेंट्स आप लगा सकते हैं, जैसे इस पे देखिए मैंने ऑन की अप भी लगाया हुआ है और वो बटन पे अलग लगाया हुआ है। मैं दूसरा इवेंट भी इस पे कॉल कर सकता हूँ। दूसरा इवेंट है इसका ऑन ब्लर। ऑन ब्लर यूज़ होता है जैसे ही आप उसे फोकस आउट करते हैं। तो पहले आप ऑन ब्लर चेक कर लेंगे कॉल कैसे होता है। कॉलिंग, ठीक है, ऑन ब्लर आपका कॉल होता है जब भी आप इस पर क्लिक करते हैं और जैसे ही फोकस आप आउट करेंगे तो फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो इस पर देखिए मैं जैसे ही क्लिक किया और बाहर जा रहा हूँ तो फंक्शन कॉल हो रहा है। तो अब इस पर भी मैं अपना फंक्शन बना सकता हूँ, ये भी यूज़ कर सकता हूँ और अपना भी बना सकता हूँ। चाहूँ तो ये भी यही फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं हाइड मैसेज वाला यही फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और ये वैल्यू भी लेकर जाए, आईडी भी लेकर जाए भले, दिस डॉट वैल्यू और दिस डॉट आईडी। ठीक है, इसी फंक्शन को कॉल करेगा, इसी फंक्शन को कॉल करेगा और इस फंक्शन के अंदर वो चेक करेगा अगर लेंथ उसकी 0 से ज़्यादा है और उसकी आईडी ये है तो उस मैसेज को हाइड कर दे। ठीक है, और अगर लेंथ उसकी 0 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या करें, फिर अगेन चलेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, हम अलग से फंक्शन बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है ना कि आप एक ही फंक्शन के थ्रू करें, अलग अलग फंक्शंस भी बना सकते हैं। तो मैं दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ इसके लिए। ठीक है, शो मैसेज के नाम से चलें, शो मैसेज। ठीक है, और इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू सेम, इसी की वैल्यू और आईडी दोनों लेकर जा रहा हूँ। फंक्शन चलें उधर जाके बनाते हैं पहले, फंक्शन शो मैसेज, और इसके अंदर मैं इसको बोलूँगा कि वैल्यू भी आएगी और आईडी भी आएगी। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं कि आ रही हैं सारी चीज़ें, नहीं आ रही, अलर्ट करके देखें आप, वैल्यू को भी और आईडी को भी अलर्ट करके देख लें। ठीक है, इसको मैंने रिफ्रेश किया और इस पर क्लिक किया, जैसे ही मैं बाहर गया तो फंक्शन कॉल होगा, इसकी वैल्यू भी आ रही है और आईडी भी आ रही है। वैल्यू क्योंकि कुछ भी नहीं थी तो कुछ भी नहीं आ रहा, जैसे मैं वैल्यू लिख के और बाहर कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू भी आ गई और इसकी आईडी भी आ रही है। ठीक है, अगर वैल्यू कुछ भी नहीं होगी तो वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी और आईडी में अंदर भी, आईडी तो उसकी खैर आएगी आएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये कर सकते हैं ना कि अगर इफ़, जैसे हमने उधर किया हुआ है कि इफ़, मतलब आईडी की कंडीशन पहले लगाएं वैल्यू की पहले लगाएं, आपकी मर्जी है। इफ़ अगर वैल्यू की जो लेंथ है वो इक्वल इक्वल टू 0 हो तो फिर मुझे मैसेज शो करना है। लेकिन मैसेज कौन सा शो करना है, वो अगेन वो दूसरी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि इफ़ जो आईडी है वो इक्वल इक्वल टू T1 है, मीन्स टेक्स्ट फील्ड की आईडी के बराबर है, तो फिर टेक्स्ट फील्ड वाला मैसेज शो करो। ये वाला, ये लाइन कॉपी करते हैं, इधर रखते हैं। ठीक है, पहले चेक करते हैं कि ये होता है या नहीं। तो जैसे मैंने आया इधर और मैंने इधर क्लिक किया और मैंने इधर क्लिक किया तो फ़ौरन उसी वक्त मैसेज आ जाएगा प्लीज़ एंटर योर नेम, और जैसे ही मैं लिखना शुरू करूँगा तो वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, वो हाइड हो जाएगा। सिमिलरली अब यही मैं कंडीशन उसके ईमेल के लिए भी लगाऊंगा इधर। तो यहाँ पर इसको बोल देते हैं कि ये ईमेल, और एरर 2 वाले को देखिए उसको वहाँ से कॉपी कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ईमेल वाले पे हमने फंक्शन कॉल नहीं किया, इस वजह से मैंने छोड़ा तो इधर आ गया और इस पर मैं क्लिक करके वापस उधर जा रहा हूँ तो ये एरर वाला ईमेल वाला मैसेज शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ईमेल वाले पे मैंने फंक्शन ब्लर पे कॉल ही नहीं किया हुआ। ये ईमेल वाला टेक्स्ट फील्ड है, इस पर मुझे ऑन ब्लर पे कॉल करना पड़ेगा। ऑन ब्लर, ब्लर मीन्स जैसे ही आप इसे फोकस आउट करें तो ये शो मैसेज का फंक्शन कॉल करे और शो मैसेज के साथ साथ इसकी जो भी वैल्यू है वो भी लेकर जाए साथ, और दिस डॉट आईडी भी इसके साथ साथ लेकर जाए, तो क्योंकि उसके बेसिस पे हमने वहाँ पर कंडीशंस लगाई हुई है। ठीक है, तो मैंने नेम को खाली छोड़ा, ईमेल पे गया तो उधर आ गया, फिर ईमेल को खाली छोड़ के वापस नेम पे गया तो मैसेज आ गया, और जैसे ही मैंने नेम लिखना शुरू किया तो उसका मैसेज भी हट गया, जैसे ही मैंने ईमेल लिखनी शुरू की तो उसका एरर भी हट गया। तो ये आपके इवेंट्स होते हैं जो कि आप डिफरेंट इवेंट्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बाकी जो इवेंट्स हैं, वो माउस ओवर है, माउस आउट है, वो आप डिव वगैरह पे लगा सकते हैं, किसी इमेज पे लगा सकते हैं कि जैसे उसके ऊपर माउस लेकर जाएं तो फंक्शन आपका कॉल हो जाए, माउस आउट करें तो फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो ये सारे आप लगा सकते हैं। आप बाकी जो मतलब कुछ इवेंट्स हैं उनकी प्रैक्टिस आप खुद भी करें, खुद करके देखें कि ये कैसे होते हैं। ठीक है, ऑन माउस आउट होता है, ऑन माउस अप होता है, तो ये भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और इसका एक और एग्जांपल मैंने ऑन चेंज वाला मतलब जो ज़्यादातर यूज़ होता है वेबसाइट्स में, कि मतलब कंट्री होता है, उस कंट्री को आप मतलब सबसे पहले सेलेक्ट बॉक्स लगा होता है कंट्री, उसको आप कंट्री को चूज़ करते हैं तो नीचे उसके सिटीज़ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये भी इसी तरह से होता है। तो ये मतलब समझ लें आपके लिए टास्क है। तो अगर आप खुद करना चाहें तो आप खुद करें, वरना फिर उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको इधर बताता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल country.html।
तो यहाँ पर मुझे जस्ट HTML चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कंट्री, और उसके साथ इनपुट टाइप, इनपुट नहीं होगा इसके लिए हम क्या करते हैं, वो बना देते हैं सिलेक्ट बॉक्स, जैसे हमने पहले वाले में किया था, ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ ऑप्शंस इसको दे देते हैं, सिलेक्ट बॉक्स है और इसके अंदर कुछ ऑप्शन दे देते हैं हम, ऑप्शन इज इक्वल्स टू पाकिस्तान। अच्छा, वैल्यू में जो भी आप वैल्यू देंगे वो आपको वैल्यू उधर जब कॉल करेंगे तो मिलेगी, सर्वर साइड या क्लाइंट साइड। मैं लिख रहा हूँ पाकिस्तान, और इसको कॉपी करके हम दो ही एग्जाम्पल में आपको करके दिखाता हूँ फिलहाल। जैसे चाइना, चाइना, ठीक है। और इसको फिर चलाते हैं और ब्राउज़र से जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं उनको बंद करते हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान और ये चाइना इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ये है सिलेक्ट कंट्री आ गया आपके पास, उसके बाद यहाँ पर BR लगाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं सिलेक्ट सिटी, ठीक है। अब आपको सिटी भी सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर मैं सिटी के लिए सिलेक्ट बॉक्स बना रहा हूँ, सिलेक्ट, ठीक है। अब सिटी के अंदर में मतलब ऑप्शन दे रहा हूँ, फिलहाल हमने दिए नहीं है, सिटी के अंदर ये है, ठीक है। अब सिटी के अंदर में कौन से ऑप्शन रखूँ, मतलब सारे सिटीज़ डाल दूँ पूरी दुनिया के, और यू तो हम इसको फिर इस तरह से इंटरेक्टिव बनाते हैं कि यूज़र यहाँ से अगर पाकिस्तान चूज़ करे तो इसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान की सिटी हो, ठीक है। अगर यहाँ से चाइना चूज़ करे तो इसके अंदर सिर्फ चाइना की सिटी हो, ठीक है। तो ये करना है मुझे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है, सबसे पहले तो मुझे सेलेक्ट वाले कंट्री पे ऑन चेंज पे फंक्शन कॉल करना होगा। फंक्शन कॉल करेंगे और यूज़र की वैल्यू गेट करेंगे, देखेंगे कि उसने कौन सा कंट्री सिलेक्ट किया है, पाकिस्तान या चाइना, ठीक है। उसकी बेसिस पे हम आगे अब काम करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए फिर बाद में हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर दो सिलेक्ट बॉक्स पहले से बना दें, एक पाकिस्तान का एक चाइना का, दोनों में से मतलब पहले एक शो हो दूसरा हिडन हो, तो अगर वो पाकिस्तान सेलेक्ट करे तो पाकिस्तान वाला शो हो जाए, और अगर वो चाइना सेलेक्ट करे तो चाइना वाला शो हो जाए। तो हम ये भी कर सकते हैं, एक ये तरीका है। तो चले मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहला इसको मैं ID दे रहा हूँ पाकिस्तान, और इसके अंदर मैं पाकिस्तान की सिटीज़ डाल रहा हूँ, कराची, दो ही ऑप्शन रखते हैं, हैदराबाद, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा कराची हैदराबाद। इसी तरह से मैं एक और यहाँ पर सेलेक्ट बॉक्स बना रहा हूँ और उसकी ID में दे रहा हूँ चाइना, ठीक है। और उसके अंदर चाइना की सिटीज़ दे रहा हूँ, जैसे शंघाई एंड शनचन, या कोई भी आप सिटी ले लें, ठीक है। तो ये दो हैं। अब मैं क्या करूँगा कि दोनों में से किसी एक को, जैसे चाइना वाला है उसको बाय डिफॉल्ट हाइड कर देता हूँ। तो आपको पता है CSS के थ्रू आप कैसे हाइड करते हैं, तो आप यहाँ पर लगा दें स्टाइल डिस्प्ले, ठीक है। तो वो शो नहीं होगा, कराची सिर्फ शो हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब यहाँ से चाइना करूँ तो ये हाइड हो जाए और वो शो हो जाए, तो ये भी कर सकते हैं हम बड़ी आसानी से। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, जो कंट्री वाला सिलेक्ट बॉक्स है इसके ऑन चेंज पे कोई फंक्शन कॉल करना होगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर ऑन चेंज, और इस पर फंक्शन कॉल करेंगे गेट सिटी, या मतलब जो भी आप करना चाहें गेट सिटी। और इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि जो भी यूज़र सेलेक्ट करे उसकी वैल्यू जानी चाहिए, तो मैं यहाँ पर दूंगा दिस डॉट वैल्यू, ठीक है। अब फंक्शन में आते हैं, यहाँ पर जाके फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन गेट सिटी, मेक श्योर कि इसका नाम सही होना चाहिए। फंक्शन का नाम है गेट सिटी, यहाँ पर भी आपने बनाया गेट सिटी, ठीक है। और इसके अंदर वैल्यू आएगी, तो आप यहाँ पर पैरामीटर सेट कर दें कि यहाँ पर कंट्री की वैल्यू आएगी इसके अंदर, और आप इसको अलर्ट करके देख लें कि कॉल हो रहा है या नहीं। कंट्री को भी अलर्ट करा दें ताकि पता चले कि वैल्यूज़ आ रही हैं या नहीं। इसको मैंने सेव किया, कंट्री को जैसे ही चूज़ करूँगा तो नहीं आ रहा, इसको रिफ्रेश करते हैं, चलें। इसको मैं जैसे ही चूज़ करूँगा तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्यों नहीं आ रहा, चलें देखते हैं। पहले जावास्क्रिप्ट में कोई भी चीज़ अगर नहीं चल रही तो इट मीन्स कोई एरर होगा। तो एरर आपको स्क्रीन पे तो नज़र नहीं आता, आपको कंसोल में जाके देखना पड़ता है। तो कंसोल के अंदर कोई एरर तो नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन मैंने गलती से सिटी वाले पे कॉल कर दिया है, तो ये सिटी नहीं, हाँ सिटी वाले पे कॉल कर दिया गलती से, तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और कंट्री वाले पे कॉल करता हूँ, ठीक है। फिर देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, और जैसे ही मैंने इसको चेंज किया तो आ रहा है, ये कह रहा है कि गेट सिटी इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा सॉरी, मैंने फाइल दूसरे में बना दिया है ना, जावास्क्रिप्ट की फाइल form.js इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पर मैं अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाता हूँ country.js, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल्स करा रहा हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि कोड आपका क्लीन रहे। और वो जो फंक्शन है गेट कंट्री वाला वो मैंने उधर बना दिया था, इसको यहाँ से हटाता हूँ और इस country.js के अंदर रखता हूँ, और country.js को country.html के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर में अटैच कर देता हूँ SRC के थ्रू, country.js country.js,
ठीक है, तो अब इसको मैं चेंज करूँगा तो आ जाएगा, चाइना आ गया। तो पाकिस्तान को क्लिक करेंगे तो पाकिस्तान आ गया। ठीक है, आपके पास वैल्यू भी आ रही है। अब वैल्यू आपके पास आ गई तो जस्ट आपको कंडीशन लगाना है कि अगर कंट्री की वैल्यू पाकिस्तान है तो उस पाकिस्तान वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू को शो करे, अगर कंट्री की वैल्यू चाइना है तो चाइना वाले को शो करे। तो इन दोनों को मैंने आईडीज दी हुई हैं, इसको पाकिस्तान, इसको चाइना। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ जो कंट्री की वैल्यू आ रही है आपके पास अगर वो इक्वल हो पाकिस्तान के, तो क्या करे कि एक डॉक्यूमेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाए, गेट करे डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी आईडी के साथ? हाँ, जो भी आईडी वहाँ से आ रही है वो भी ले सकते हैं, या फिर आप खुद से पाकिस्तान लिख दें, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। कि अगर उस जो पाकिस्तान है तब वो ड्रॉप डाउन होगा उसको शो करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप लिखेंगे स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू, शो करने के लिए हमें क्या करना होता है, ब्लॉक करना होता है। ठीक है, और अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान वाले का कंट्री ब्लॉक कर दे, और अगर चाइना है यही कंडीशन दोबारा लगाएंगे कि अगर जो कंट्री आ रहा है वो चाइना आ रहा है, ठीक है, तो जो चाइना वाला ड्रॉप डाउन है उसको ब्लॉक कर दें। ठीक है, तो चलें देखते हैं, तो चलाते हैं। तो यहाँ से पहले पाकिस्तान है तो वो तो शो हो रहा है ऑलरेडी। अगर मैं चाइना करता हूँ तो ये चाइना वाला शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से पाकिस्तान करते हैं तो पाकिस्तान वाला तो ऑलरेडी शो हो रहा है, चाइना करते हैं तो चाइना वाला भी शो हो रहा है, पाकिस्तान करते हैं शुरू से चलाते हैं तो पाकिस्तान का तो ऑलरेडी शो हो रहा था। ठीक है, जैसे ही मैं चाइना कर रहा हूँ तो चाइना वाला शो हो रहा है। ठीक है, अब मुझे ये करना है कि चाइना करूँ तो चाइना वाला शो हो रहा है, वो तो चलें ठीक है, लेकिन ये जो पाकिस्तान वाला है इसको हाइड भी करना होगा। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कि अगर मतलब चाइना वाले को शो करे, जब अगर चाइना आ रहा है तो चाइना वाले को ये शो कर रहा है, और पाकिस्तान वाले को हाइड कर दे इसको। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा कि इसको हाइड कर दे, पाकिस्तान डिस्प्ले इसको नन कर दे। सिमिलरली यहाँ पर लिखूँगा कि अगर मतलब वो पाकिस्तान वाले को ब्लॉक कर रहा है तो फिर चाइना वाले को नन कर दे। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा मेक सेंस करेगा आपके लिए। तो अभी पाकिस्तान यहाँ पर सिलेक्टेड है और यहाँ पर कंट्री सिलेक्टेड है, यहाँ से मैं चूज़ करूँगा चाइना तो ये चाइना वाला आ गया, और यहाँ से दोबारा क्लिक करूँगा तो पाकिस्तान की सिटीज़ आ गई। अच्छा, ये नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको डिस्प्ले मैंने ब्लॉक लगाया है। तो अगर आपको पता है कि डिस्प्ले अगर आप एक ही लाइन पर रखना चाहते हैं तो उसको डिस्प्ले ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक करते हैं, लाइन डैश ब्लॉक। ठीक है, जहाँ जहाँ पर आपने किया है उसको आप चेंज कर दें इनलाइन ब्लॉक, तो फिर उसी लाइन पे रहेगा चाइना, तो चाइना की सिटीज़ आ गए, पाकिस्तान करूँगा तो पाकिस्तान की सिटी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप ऑन चेंज पे लगा सकते हैं। इसी तरह पर सिटी के बाद उसके टाउन्स हो सकते हैं, फिर उसकी मतलब फ़ोन नंबर हो सकता है, उसके हिसाब से आप फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। मीन्स आपके फॉर्म के अंदर सेलेक्ट कंट्री है, सेलेक्ट सिटी है, तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे तो उसके पाकिस्तान की सिटीज़ आ जाएंगे, चाइना को सिलेक्ट करेंगे तो चाइना की सिटीज़ आ जाएंगे। ठीक है, दूसरे किसी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे तो उसके सिटीज़ आ जाएंगे। तो ये आपको इस तरीके, एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप ऐसे बनाएंगे। ठीक है, लेकिन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर मेरे पास 290 कंट्रीज़ हैं तो मैं हर किसी का अलग अलग ड्रॉप डाउन तो नहीं बनाऊंगा ना, फिर उसको शो हाइड करूंगा तो फिर कोड कितना लंबा हो जाएगा। अभी यहाँ पर सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं तो देखिए इतना कोड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम नहीं करते, फिर हम क्या करते हैं, मतलब उसके दूसरे तरीके भी हो सकते हैं कि हम ये एक तरीका ये था। ठीक है, एक अप्रोच ये है, ये भी कर सकते हैं, मतलब छोटा सा अगर आपको 2-3 कंट्री की रिक्वायरमेंट है तो आप ये लगा सकते हैं, ये भी कोड सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा कंट्रीज़ हैं तो फिर उसमें भी ये कर सकता हूँ कि ड्रॉप डाउन एक ही हो, उसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस में चेंज कर दूँ। ठीक है, ड्रॉप डाउन भले मेरे पास सिटीज़ का एक ही हो लेकिन उसके अंदर जो ऑप्शंस पड़े हुए हैं ना वो ऑप्शंस में चेंज कर दूँ, तो वो भी कर सकता हूँ। वो कैसे करेंगे चलिए वो भी देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैंने अलग अलग 2 बनाए थे, अब मैं एक ही बना दूंगा। इसकी आईडी मतलब रखते हैं सिटी। ठीक है, और इसके अंदर पाकिस्तान की सिटीज़ बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं। सही है, अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे इस पर मैं चेंज करूँ तो इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो चेंज हो जाएं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फंक्शन तो मेरा कॉल हो रहा है ऑलरेडी। ठीक है, अब इस कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे उस जो सिटी वाला ड्रॉप डाउन है उसकी आईडी गेट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसकी आईडी मैंने अभी रख दी है सिटी। मेक श्योर करें कि वो सही हो, सिटी आईडी मैंने रखी है। ठीक है, तो उसको हम गेट कर लेंगे तो ये इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट को किसी वेरिएबल में रख लेते हैं, वेरिएबल सिटी में। ठीक है, आप चाहें तो इसको अलर्ट करके देख लें कि ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है या नहीं, सिटी। ठीक है, इसको मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ से मैं चूज़ कर रहा हूँ तो वो सिटी वाले का एलिमेंट ऑब्जेक्ट देखें गेट कर रहा है। ठीक है, तो अब सिटी का ऑब्जेक्ट आ गया। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है कि सिटी डॉट इनर HTML, अच्छा कंडीशन भी लगानी होगी, अगर पाकिस्तान है तो ये करे, अगर इंडिया है तो फिर ये करे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा उसके अंदर जो ऑप्शंस हैं उनको ख़त्म कर दे, सिटी डॉट इनर HTML उसको नल कर दे। ठीक है, उसके अंदर जो भी ऑप्शन है उसको ख़त्म कर दे। अभी आप देखिएगा इसके अंदर ऑप्शंस पहले से हैं ना, यहाँ से मैं जैसे चेंज करता हूँ उसके ऑप्शंस ख़त्म हो। ठीक है, अब मैं इसको बोलूँगा कि अगर इफ़
जो कंट्री आपके पास आ रहा है, इफ कंट्री इक्वल्स टू पाकिस्तान, तो उसके अंदर पाकिस्तान के ऑप्शंस आने चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, सिटी डॉट इनर एच टी एम एल, और कौन से आने चाहिए उसके अंदर ऑप्शन, आप यहाँ पर एच टी एम एल लिख सकते हैं इस तरीके से ना, ऑप्शन वो पूरा आपको लिखना पड़ेगा, वैल्यू इज इक्वल्स टू कराची, ऑप्शन कराची। ठीक है, और इसको चाहें तो इधर लिखें, चाहें तो आप यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हैं कि सिटी डॉट इनर एच टी एम एल प्लस इक्वल्स टू, मतलब उसकी जो पहले वैल्यू है उसके साथ ये नई वैल्यू ऐड कर दे। दूसरा सिटी को ऐड करते हैं, हैदराबाद, हैदराबाद। पहले फिर टेस्ट करते हैं इसको। तो जैसे मैंने इसको चेंज किया चाइना, तो चाइना में कुछ नहीं आया, वापस पाकिस्तान करता हूँ तो पाकिस्तान के ऑप्शन आ गए। ठीक है, तो अब ये कंडीशन पाकिस्तान के लिए थी, यही कंडीशन दोबारा से मैं लगा दूंगा और इसको बोल दूंगा कि अगर चाइना हो फिर चाइना के ऑप्शन आने चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे शंघाई, यहाँ पर लिख देंगे शनचन, यहाँ पर लिख देंगे शंघाई, यहाँ पर लिख देंगे शनचन। तो जैसे मैं कंट्री चेंज करूँगा चाइना, तो चाइना के ऑप्शन आ गए, कंट्री चेंज करूँगा पाकिस्तान तो पाकिस्तान के ऑप्शन आ गए। तो मतलब ये अलग अलग डिपेंड करता है ना कि आपकी कौन सी अप्रोच आप यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग कंट्रीज़ की वो लगानी पड़ेंगी, कि मतलब जो भी कंट्री आता है उसकी सिटीज। इवन हम इसको ये हमने मतलब स्टैटिकली वैल्यूज़ ली हैं, तो हम जब आगे चल के आप प्रोग्रामिंग एडवांस आपकी होगी तो इसको किसी एरे में रख सकते हैं, फिर एरे की मतलब एरे बना हुआ पड़ा होगा, उस एरे की जो भी वैल्यू है वो उठा के उसके अंदर खुद ही सेव कर दे, डायनामिकली कर दे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके इवेंट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए अभी, ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट है, ये आप खुद करके देखिएगा। ठीक है, फिर गेट एलिमेंट और बाय आईडी तो हमने किया हुआ है, क्रिएट एलिमेंट वाला हम नेक्स्ट इसके पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही, आप इसको प्लीज़ ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। अ, तो अब तक के लिए इतना ही, आप इसको प्लीज़ ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो फिर आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और थर्ड पार्ट का आप इंतजार करें जहाँ पर हम इसको और जावास्क्रिप्ट को और एक्सप्लोर करेंगे, उसके नए मज़े मज़े के एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू।